अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम के हवाले से, जहां हम देख रहे हैं कि मुल्क के तमाम ही इलाकों में इस वक्त बारिशों का सिलसिला जारी है और आज भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो चुका है। आई चंद्रीगढ़ रोड, टावर, नाजिमाबाद साइट, जैनब मार्केट के अतराफ में बूंदाबांदी हुई है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि आज भी कराची में कहीं तेज तो कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के है। आइंदा 24 घंटों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में हवा में नमी का तनासुब 82% है। जुनूब मगरबी सम्त से 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और कल वक्फे वक्फे से होने वाली ये जो बारिश थी वो भी थम गई, लेकिन रात बारिश के बाद शहर के जो मुख्तलिफ सड़कें हैं वहाँ पर बारिश का पानी जमा हो गया और अक्सर मकामात से पानी की निकासी कर दी गई है, जबकि कुछ जगहों पर पानी अभी तक मौजूद है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई भी कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ मजीद बारिश, जबकि शुमाल मशरक़ के जनूबी बलोचिस्तान, बालाई सिंध और जनूबी पंजाब में मूसलाधार बारिश होने का इम्कान भी है। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई करते हुए कहा है कि आज इस्लामाबाद और गिरदनवाब में भी पतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाएं चलेंगी। गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान भी है, जहां मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, लाहौर, शेखुपुरा, ओकाड़ा, पाकपतन, कसूर, खुशाब और जो दीगर इलाके हैं वहां पर भी ये बताया जा रहा है कि बारिशों का जो सिलसिला है वो अब जारी रहेगा। तेज़ हवाएं चलेंगी, गरज चमक के साथ यहाँ पर बारिश का इम्कान भी है, जबकि इस दौरान बहावलपुर, बहावलनगर, राजनपुर और रहीम यार खान में भी मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है। मौसम पर हम आगे चलकर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। ग़िज़ाओं और कुदरती मशरूबात से रंग गोरा करने का आज़मूदा तरीका। ईरान 24 से 48 घंटों के दौरान इसराइल पर हमला कर सकता है, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा। पाकिस्तान के लिए मेडल जीतने की आखिरी उम्मीद, अरशद नदीम आज इन एक्शन होंगे। और आपको बताएंगे बिजली के बिल में कमी लाने के आसान और मददगार तरीके। सबसे पहले हम बांग्लादेश की जो सिचुएशन थी उसको डिस्कस करेंगे। बांग्लादेश में कई हफ्तों से सरकारी मुलाजमतों के लिए कोटा सिस्टम के खिलाफ होने वाले जो शदीद मुजाहरे थे और पुरतशद्दुद एहतजाज थे, उसके बाद वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दे दिया है, जबकि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कौम से खिताब किया और कहा कि हुकूमती सरबराह के इस्तीफ़े की हम तस्दीक करते हैं। मुल्क में अबूरी हुकूमत कायम करने का उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। बांग्लादेश में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में झड़पों के दौरान मरने वालों की मजमूई तादाद 300 से तजावुज कर चुकी थी। हसीना वाजिद और उनकी बहन वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइशगाह से भारत रवाना हुई। हसीना वाजिद तकरीर रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिल सका। बाद अज़ां बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि बांग्लादेश को मखलूत हुकूमत के जरिए चलाया जाएगा, अवाम के जितने भी मुतालबात हैं वो भी तस्लीम किए जाएंगे। बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने मुजाहरों के दौरान हलाकतों की तहकीकात का ऐलान भी किया और जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने कहा कि अवाम फौज पर भरोसा रखें, हालात बेहतर हो जाएंगे, हम बांग्लादेश में अमन वापस लेकर आएंगे। उन्होंने सरकारी टेलीविजन पर नशर कौम से अपने खिताब में कहा कि हम एक अबूरी हुकूमत तश्कील देंगे, जबकि शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दे दिया है। बांग्लादेश के ढाका ट्रिब्यून ने आर्मी चीफ का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि तमाम सियासी जमातों के साथ नतीजा खेज बातचीत के बाद हमने अबूरी हुकूमत बनाने का फैसला किया है। हम सूरत हाल को हल करने के लिए अब सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन से बात करेंगे। जबकि दूसरी जानिब मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की रिहाइशगाह पर धावा बोल दिया, जिसके कुछ मनाजिर आप इस की स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जिन्हें काबू करने के लिए सड़कों पर पुलिस और फौज की बड़ी तादाद मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे और भारत जाने के बाद मुजाहिरीन उनकी सरकारी रिहाइशगाह में घुस गए, जहां मुजाहिरीन ने तोड़फोड़ की और उनका सामान भी उठा कर ले गए। इसके अलावा मुजाहिरीन ने ढाका में बांग्लादेश के बानी और शेख हसीना के वालिद शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्सिमों को भी नुकसान पहुंचाया। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ी डॉक्टर जमील अहमद खान ने ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बांग्लादेश की तारीख की अगर हम बात करें तो कल एक तारीखी दिन भी था, उसके साथ साथ एक खूनरेज़ दिन भी
था कल। इस्तीफा देने के साथ साथ वजीर आजम को मुल्क भी छोड़ना पड़ गया। बड़ी खराब सिचुएशन होगी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से 3 हफ्तों से यह देखा जा रहा था ताकत का इस्तेमाल करके इन तमाम मुजाहिरों को रोकने की कोशिश की जा रही थी, जितने लोग इन मुजाहिरों में जान से गए हैं, ये एक मेन वजह बनी, ये टर्निंग पॉइंट था कि जो हुकूमत है उसको फिर जाना पड़ा और शेख हसीना वाजिद को मुल्क भी छोड़ना पड़ गया। जी, ये ऐसे जब भी हालात पैदा होते हैं, जिस मुल्क में भी ऐसे हालात पैदा होते हैं, वहाँ एक मजमुआ बन जाता है और मसाइल का मंबा बन जाता है, ग्रीवांसेस का, कदूरतों का मंबा बन जाता है। जब ये सारी जमा हो जाती हैं तो कोई एक छोटी वजह तीली लगा देती है और वो शोला बन जाता है। मिसाल के तौर पर ये कोटा सिस्टम से मामला शुरू हुआ, स्टूडेंट से मामला शुरू हुआ, वो मामला हल भी हो गया सुप्रीम कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टूडेंट चाहते थे वो हो गया। उसके बाद थोड़ा सा पाज आया, लेकिन एक मोमेंटम डेवलप हो गई थी और एक 17 साल की जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी हसीना वाजिद की, उस 17 साल के ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या क्या हुआ। नंबर 1, लोगों को गिरफ्तार किया गया, लोगों को बगैर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में लाए बगैर लोगों को जो है पाबंद सलासल रखा गया, लोगों को नौकरियां अपने अपने चहीतों को दी गई और पैसे अपने अपने पार्टी के चहीतों ने बनाई। आप अंदाजा करें कि चंद दिन पहले जब स्टूडेंट्स बाहर निकले तो अवामी लीग के जो स्टूडेंट विंग है वो पुलिस के साथ मिलके और फौज के साथ मिलके उन्होंने चढ़ाई कर दी। जो मुजाहिरीन थे 200 आदमी एक गो में, एक मरतबा में वो जाँ बहक हो गए। फिर जो 2 दिन पहले शुरू हुआ तो 100 अफराद उसमें, लेकिन इसमें जान और ताकत इस तरह आई कि वो कहते हैं ना कि मैं तो तन्हा ही निकला था जानिबे मंजिल, मगर स्टूडेंट तन्हा ही निकले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और काफिला बनता गया। तो लोगों का एक समंदर बन गया। वो लोगों का जो समंदर बन गया तो उसमें फिर जो जिस ग्रोह और जिस मामले में जो कदूरतें थी वो सामने आना शुरू हो गई। उन कदूरतों को आपने देखा कि आतिशगीर किया मादा भी इस्तेमाल किया गया, फिर लोगों के घर जलाए गए। हसीना वाजिद के घर में घुस के जिसको मुर्गी मिली वो मुर्गी निकाल के, जिसको बतख मिली, जिसको बकरी मिली, जिसको फर्नीचर मिला, जिसको किताब मिली। ऐसा लगता था कि चले लोगों को उसकी जरूरत हो या ना हो, लेकिन लोग समझते थे कि बस हसीना वाजिद की चीज है, चाहे किताब ही क्यों ना मिल जाए ले जाओ। तो ये गमो गुस्सा का इजहार होता है। 2 साल कब श्रीलंका में भी ऐसे ही हुआ था, 2 साल बाद बांग्लादेश में उसी तारीख को तकरीबन वैसा ही हो गया। अब रहा सवाल कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हसीना वाजिद ने तो बांग्लादेश की किस्मत बदल दी। उनके फॉरेन रिजर्व बढ़ गए, उनके एक्सपोर्ट बढ़ गया, उनके पैसे, उनकी तरक्की सारी बढ़ गई। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि अफ्तार को पाबंद सलासल जो करोगे तस्वीर के चिलमन से ज़यां आती रहेगी। तो क्योंकि लोगों को दबाया गया था, उनकी आवाज को दबाया गया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ असेंबली को दबाया गया था। तो जब लोग बाहर निकले तो तरक्की एक जगह पर उन्होंने, हालांकि उसका एहसानमंद होना चाहिए था हसीना वाजिद का कि उसने मुल्क को तरक्की दी थी, लेकिन जहां आवाज को दबाया जाए और ये मामला खुदा ना खास्ता गल्फ कंट्रीज में न शुरू हो जाए फलस्तीन के हवाले से, क्योंकि फलस्तीन के मामले में उनको रोक के रखा गया है उनके हुक्मरानों ने कि उनके साथ। तो अभी आ जाते हैं वापस बांग्लादेश पर। बांग्लादेश में आप देखें कि उनका बेटा क्या कह रहा है आज हसीना। डॉक्टर साहब बिल्कुल मैं यही आपसे यही ऐड करना चाह रहा था कि हम यही सुनते आए हैं, बहुत से ऐसे साल गुजर चुके हैं जहां हम यही सुनते आए हैं कि बांग्लादेश तो तरक्की कर रहा है। ये एग्जांपल्स कोट की जाती थी कि पाकिस्तान आज कहां खड़ा है, बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ, उनकी जो पॉलिसीज हैं और जो कंसिस्टेंसी हुकूमत में देखी जा रही है, कंसिस्टेंसी इज द की। 17 साल से हुकूमत चल रही थी, लेकिन फिर हमने देखा कि लोग इस हुकूमत के पॉलिसीज के बहुत ज्यादा खिलाफ थे और फिर वो इतने खिलाफ नजर आए तर्ज हुक्मरानी से जितना वो तंग थे कि बिलाखिर फिर हुकूमत को रुखसत ही होना पड़ गया। आप अंदाजा करें कि दुनिया में तकरीबन 10 ऐसे ममालिक हैं जिनकी के पिछले 2 दिहाइयों में स्टूडेंट निकले, लोग उनके साथ मिल गए और वो हुकूमतें उनको छुट्टी करा दी, वहां से उनके वहां के हुक्मरानों की छुट्टी करा दी। ये 20 साल में कोई तकरीबन 10 ऐसे ममालिक है, यूगोस्लाविया है, इंडोनेशिया है, ब्राजील है, उसके अलावा और कुछ 7 ममालिक हैं, इसमें ऐसा ही हुआ। तो एक जो मेंटालिटी जब बहुत सारी, जैसे मैं बता रहा था
मसाइल का जब एक मब्बा जमा हो जाए, लोगों के दिल हुक्मरानों से खराब होना शुरू हो जाए, तो ऐसे हालात के लिए एक थोड़ी सी तीली की जरूरत होती है। तो बांग्लादेश में मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। आपने तरक्की की बात की। आज हसीना वाजिद का बेटा जो IT का उनका एडवाइजर भी था, आज वो क्या इंटरव्यू दे रहा है, वो कह रहा है मेरी वालदा ने तो इतनी तरक्की की, एहसान बंद होना चाहिए। लेकिन अब भुगतो बांग्लादेशियों, अब तो हमारी हुक्मरानी तो नहीं है, लेकिन अब बांग्लादेश पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर कि वो ये समझता है उसका बेटा, क्योंकि वो तो अज़ल से ही पाकिस्तान के खिलाफ रहे हैं ना, उनके वालिद से लेके हसीना वाजिद से लेके सारे लोग। तो उसने ये बयान अभी कुछ लम्हे पहले अपना इंटरव्यू दे रहा था उनका बेटा, और कहता है अब कि जी अब तो इंडिया में बैठ के इंटरव्यू दे रहा है, कहता है कि अब तो बांग्लादेश में हम तो इंडिया के साथ हमारी इतनी ज्यादा कोलैबोरेशन थी, और अब पाकिस्तान जो है उसका इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में हो जाएगा और बांग्लादेश में भी वैसे। तो इस किस्म की बातों से लोगों को वरगलाने की कोशिश की जा रही है। हसीना वाजिद तो उतर गई वहां बांग्लादेश में। आप अंदाजा करें कि उनको अगले मुल्क में जाने के लिए थोड़ी सी दुश्वारी इसलिए हो रही, काफी दुश्वारी हो रही है। यूके में मिसाल के तौर पर अभी पता पड़ जाएगा आज कि वो लोग दूसरे ममालिक भी इसलिए रिलक्टेंट होंगे कि क्योंकि ये 300 अफराद जहाँ बात हुए बड़े कलील वक्त में, उस दौरान में यूनाइटेड नेशंस का बयान आया, ह्यूमन राइट यूनाइटेड नेशंस का बयान आया, कुछ मुल्कों का आया कि लोगों से ह्यूमन राइट वायलेशन न की जाए। तो अब डिमांड ये जा रही है, यूनाइटेड नेशंस के अभी स्पोक्स पर्सन ने बयान दिया है कल शाम को हमारे वक्त के मुताबिक कि ये तो अब अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए हसीना वाजिद की कि ऐसा क्यों, और उनके पार्टी मेंबर के। देखिए कि लोगों का गम और गुस्सा कैसे होता है कि बांग्लादेश का क्रिकेट का कैप्टन जो हीरो था, क्योंकि वो एक पार्लियामेंट का मेंबर था, उसका घर सुबह सवेरे तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे जला दिया उसका घर बांग्लादेश के मुताबिक, और वहाँ शोले निकल रहे थे उसके घर से। तो लोग अभी वहाँ जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है, एक बड़ी खूबसूरत बात, और बांग्लादेशियों को मैं दाद देता हूँ। और बांग्लादेश में वहाँ जिस तरीके से संभाला है वहाँ के लोगों ने, अपोजिशन पार्टी के खालिदा जिया को सदर ने अपने स्पेशल अख्तियारात करते हुए रिहा कर दिया। फौज के कमांडर को आप देखें कि उसने एक ऐसी, मतलब वैसे तो सियासतदानों के साथ मिलकर ऐसी गवर्नमेंट बनाई है कि आदमी का जिस समझता है कि पूरी दुनिया में अपना एक इमेज बढ़ा लिया है। वो किस तरह के टेक्नोक्रेट्स की 18 मेंबर्स की इंटरिम गवर्नमेंट बना दी, जिसमें नोबेल प्राइज होल्डर जो वहाँ के जिन्होंने ब्राहिमिन बैंक में बनाया है, और 2 वाइस चांसलर्स को रखे हैं, एक फॉर्मर IG को, 3 सेक्रेटरीज को रखा है, गवर्नर बैंक स्टेट बैंक को, उनका अपना जो बांग्लादेश का बैंक है उसको रखा है, डॉक्टर्स को रखा है, PhD लोगों को रखा है। आप हमारी बदकिस्मती देखें कि हमारी जब भी गवर्नमेंट बनती है तो आपको PhD को ढूंढने से ही एक आध मिलेगा, ना कोई PhD ना कोई इस किस्म का कॉम्बिनेशन। अभी महसूस होता है कि बांग्लादेश के लोगों में इतना शऊर आ गया है कि उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट से ही दुनिया को बता दिया कि भाई हम अपनी तरक्की की राह पर गामजन रहना चाहते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ चाबुगोइयां ये भी हो रही हैं कि जो भारतीय खुफिया एजेंसी हैं उनके मुलविस होने के भी कुछ खदशात दिखाई दे रहे हैं, जितने भी ये मुजाहरे हुए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेशी फौज है वो भी कहीं ना कहीं मुलविस रही है, सपोर्ट करती रही है उन तमाम स्टूडेंट्स को भी, जिसकी वजह से हालात यहाँ तक पहुंचे हैं। जो बुरी हुकूमत बांग्लादेश की तरफ से अभी बनाई गई है, मिलिट्री जो उनके आर्मी चीफ थे उन्होंने जब कल तकरीर भी की है, खिताब भी किया है अपनी आवाम से, अमेरिका ने बुरी हुकूमत का खैर मकदम किया है। हालांकि अमेरिका तो जमहूरियत का हामी हमेशा से रहा है, इसकी मुखालफत नहीं की उन्होंने। जी हाँ, और ये इंडिया के हवाले से कल मैं 3-4 प्रोग्रामों में बात कर चुका हूँ कि हसीना वाजिद ने इंडियन इंटेलिजेंस की, ये जो अभी जो 200 आदमी जहाँ बाग हुए हैं, वो इंडियन इंटेलिजेंस की मदद हासिल इसलिए की, और वहाँ कुछ ऐसे शवाहिद मिल रहे हैं और रिपोर्ट मिल रही हैं कि जिसमें इंडिया के इंटेलिजेंस ने वही हरबे अख्तियार करना शुरू किए जो उन्होंने कश्मीर में हरबे अख्तियार किए थे, मतलब वही जुल्म तादी और जबर सितम का सिलसिला। तो लोग उससे और ज्यादा बिखर गए, उससे हसीना वाजिद की हुकूमत बची नहीं, बल्कि इंसानों का जहाँ समुंदर निकल आए। तारीख ने साबित किया है, मैंने अभी आपको बताया कि तकरीबन 10 ममालिक पिछले 20 सालों में ऐसा हुआ है
तो जहां लोगों के जहनों में बहुत सारी गिरबान से बहुत सारी शिकायत बढ़ जाएं, तो वहां ऐसे ही होता है, चाहे आप इंडिया की इंटेलिजेंस बुला लें या कहीं और से मदद ले लें, लेकिन जब इंसानों का समुंदर आता है उसको देख के फिर जाहिर है उनकी हिम्मतें पस्त हो जाती हैं जो हुक्मरान है। और यही हसीना वाजिद के साथ हुआ है कि अपनी आखिरी तकरीर भी नहीं कर सकी, अपने जो साजो सामान कैश भी नहीं उठा सकी, लोगों को कैश भी वहां से मिले हैं। तो ऐसा होता है अगर अथॉरिटेरियन रिजीम हो और 17 साल तक हो, 17 साल तक वही डगर कि अपोजिशन को 1.6% वोट मिले और रूलिंग पार्टी को 98% और 97% वोट मिले, तो ऐसी सूरत में तो, और अब दुनिया क्या कह रही है कि इलेक्शन हुए तो उसमें भी हसीना वाजिद ने ऐसे हरबे अख्तियार किए जो कि अपोजिशन को बिल्कुल जमीन पर लिटाने वाली बात। तो यह भी दुनिया भी इसी क्रिटिसिज्म के साथ साथ आगे चल रही है। ठीक है। इस मामले में होता यह है कि दुनिया जी दुनिया सारी इस चीजों पर नजर रखती है। और अब देखिए उसको हसीना वाजिद को दुश्वारी हो रही है पॉलिटिकल असाइलम में। इंडिया सोच रहा है कि भाई हमने तो जो है रिलेशंस रखने हैं, हमने बांग्लादेश को हाथ से नहीं खोना है वरना चाइना ले जाएगा। अभी चाइना और इंडिया का कंपटीशन पहले ही चल रहा था, अब बहुत तेज हो गया है बांग्लादेश में कि किसका इन्फ्लुएंस रहेगा। जैसे कि मालदीव में चाइना ने बांग्लादेश की फौजें में निकलवा दी, मतलब चाइना के इन्फ्लुएंस की वजह से बांग्लादेश की उधर 198 के करीब फौज थे, उनको उन्होंने निकलवा दिया कि भाई आप इधर से निकलो, मतलब वहां के सदर ने कहा। तो ये जो जिस तरह चाइना ने वहां BRI के प्रोजेक्ट बांग्लादेश में शुरू किए थे, तो अभी हसीना वाजिद गई थी चाइना में तो 1 बिलियन उन्होंने मांगा। तो वहां जो भी बात हुई होगी तो फिर वो आके इंडिया से उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जो हम पुल बना रहे हैं ये, इस पुल के लिए आप हमें पैसे दे दे। और इंडिया इस पर भी सोच विचार कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही ये हालात पैदा हुए। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ भाई हम देख रहे हैं कि जो पुलिस और फौज हैं वो हालात कंट्रोल करने में अभी भी नाकाम दिखाई दे रहे हैं। एहतजाज अभी तक खत्म नहीं हुआ है अवामी लीग के लिए। अवामी इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा भी देख रहे हैं, जहां वो हुक्मरान रहनुमा जो हैं वहां पर हुक्मरान जमात के रहनुमा हैं वो भी भागने की तैयारियों में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है अब ये एहतजाज थम जाएगा या अभी मजीद बढ़ेगा? नहीं, एहतजाज तो खैर थम जाएगा और बल्कि थमना शुरू हो गया है। वो गुस्सा वो निकाल रहे हैं उन लोगों पर या उस पार्टी के मेंबर्स पर जिस तरह की अवामी लीग हो गई। मैंने अभी आपको बताया कि एक हीरो जो कैप्टन था क्रिकेट का, उसके घर को सुबह किस तरह चलाया है। उनका बेटा क्या कह रहा है हसीना वाजिद का, या भी हमें पकड़ ये है कि हमारे जितने भी मेंबर हैं या पार्टी के या कैबिनेट के, उनकी जानों को किस तरह बचाया जाए। और यही चैलेंज है इंटरिम गवर्नमेंट का, और यही चैलेंज है वहां अब गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का। बड़ी खूबसूरती से अभी तक कंट्रोल किया है उन्होंने, इंटेंसिटी 1/4 भी नहीं रही, और मैं समझता हूँ आज शाम तक इसकी इंटेंसिटी और कम हो जाएगी। वहां की अपोजिशन पार्टीज ने कॉल दिया है कि पीस यानी अमन रखें, अपनी इमलाक को नुकसान ना पहुंचाएं। ये मुल्क के एहसासे हैं, ये सारी बांग्लादेश वो मुल्क है कि जब वहां बड़े बड़े जुलूस किसी भी अपोजिशन पार्टी के हों लाखों के, अगर कोई एक्सपोर्ट की गाड़ी जा रही होती है पोर्ट के तरफ, तो उसमें रास्ता इस तरह देते हैं जैसे बीच में पानी के बीच में से रास्ता निकाल दिया हो। तो इतने बाशऊर वो लोग हो गए हैं कि उन्हें पता है कि अपनी तरक्की जो की है इसको खोना नहीं है। तो अब देखते हैं कि आज शाम तक जो मेरा तज्जिया है कि चीजें इससे मजीद ठंडी होंगी और अगले 2-3 दिनों में चीजें काफी ठंडी हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन जिस तरह से अभी हमने देखा कि जिस तरह से अवाम गुस्सा में निकालते दिखाई दे रहे हैं, शेख मुजीबुर रहमान के पुतले को जिस तरह से वहां पर तोड़ा गया है, शेख हसीना वाजिद को जिस तरह से मुल्क छोड़ना पड़ा है, एक हिस्ट्री रही है इस पूरे फैमिली की, मैं चाहूंगा उस पर भी थोड़ी सी रोशनी आप डालिएगा। देखिए, हसीना वाजिद जो एग्जाइल से वापस आई और उन्हें लोगों ने पजीराई दी बांग्लादेश के, वो इसीलिए दी कि उनके वालिद को फाउंडर ऑफ द नेशन समझा जाता था ना, और बड़ी कदर मंजिलत थी। लेकिन वो 17 साल की हुक्मरानी में उनकी बेटी ने जैसी भी की तो ब्लेम बाप पर भी गया। और आज ये सूरत हाल है कि जिस तरह सद्दाम के मुजस्समे को जिस तरह तजलील के साथ
उसकी गिराया गया और तोड़ा गया, आज वही सीन देखने को आ रहे हैं। अगर आप उन सीन को रखें जिस तरह लोग चढ़ के मुजस्समे पर जूते मार रहे हैं और उसको तोड़ रहे हैं, आप सद्दाम वाले जिस तरह रस्सा डाल के जब उसको खींच रहे थे उससे जरा मिलाएं तो आपको बहुत सारी चीजें मिलती जुलती नजर आएंगी। तो ये मॉब मेंटालिटी होती है। दरअसल जब मॉब देखता है कि भाई ये जो इतना अरसा बर्बरियत जारी रही है तो उसका गुस्सा आप अंदाजा करें। ये मुझे भी ताज्जुब हो रहा है कि जिसको वो समझते थे कि उनका फाउंडर फादर है, उसके साथ उसके गमो गुस्सा का इजहार होता है। अगर उनकी बेटी नहीं होती, अगर ये हेरिडेटरी पॉलिटिक्स नहीं होती, विरासत वाली पॉलिटिक्स न होती, तो उस मुजस्समे की ये बेरुमती ना की जाती। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साबिक सफीर डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने खबरदार किया है कि ईरान और ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप हिजबुल्लाह 24 से 48 घंटों के दौरान इसराइल पर हमला कर सकते हैं। ताहम वाशिंगटन के पास ये इत्तलात नहीं है कि यह हमला किस वक्त और किस तरह से किया जाएगा। गैर मुल्की खबर रसां इदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वेबसाइट ने मशरिक़ वस्ता में इलाक़ाई जंग बढ़ने के खदशात के तनाजुर में एक गैर मुसद्दिका रिपोर्ट जारी की है। ईरान और ईरानी हिमायत याफ्ता अस्करी ग्रुप हिजबुल्लाह ने फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के शहीद सरबरा इस्माइल हनिया और हिजबुल्लाह के आला फौजी कमांडर फवाद शुक्र की शहादत का बदला लेने का अहद किया है। अमरीकी वेबसाइट ने 3 नामालूम ज़राए का हवाला देते हुए कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल में G7 के नुमाइंदों को बताया है कि ईरान और हिजबुल्लाह पीर के रोज़ इसराइल पर हमला कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए बता रहे हैं कि एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमरीका का मानना है कि ईरान और हिजबुल्लाह दोनों बदला लेंगे। ताहम वाशिंगटन के पास ये इत्तलात तो नहीं है कि हमला किस वक्त और किस तरह से किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने G7 के हम मनसब को बताया है कि अमरीका ईरान और हिजबुल्लाह को अपने हमलों को महदूद करने और किसी भी इसराइली रद्द अमल रोकने के लिए कायल करके कशीदगी कम करने के लिए पुरुम्मीद है। उन्होंने दीगर वज़ीर ख़ारजा को भी तीनों ममालिक पर सिफारती दबाव बढ़ाने पर जोर दिया है। दूसरी जानिब G7 ममालिक जिनमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और बरतानिया है, इन तमाम ममालिक ने बयान भी जारी किया है जिसमें मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया गया है। उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर से तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा करते हुए कहा कि कोई भी मुल्क या कौम मजीद कशीदगी से फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर उमूर मशरिक़ वस्ता मंसूर जाफर साहब। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि तनकीद पहले भी ईरान पर यही हुई थी कि जब भी वो रिटेलिएट करते हैं उससे पहले खबरदार कर देते हैं या अमेरिका खबरदार कर देता है, तो आपको ये सिचुएशन अब किस तरह से दिखाई दे रही है? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, ये जो गुज़श्ता 10 माह से गजा पर जंग जारी थी, उस जंग के हर मरहले पर जो है इसी नौयत की कॉल जो है वो कभी अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम से आती रही हैं, कभी दीगर फोरम से आती रही हैं, लेकिन इसराइल और उसके सरपरस्त अमेरिका ने जो है उन कॉल्स पर कभी कोई कान नहीं धरे। और अब मैं समझता हूँ अपनी अखलाकी बैंकरप्सी और दिवालियापन का मुजाहरा करते हुए यही ममालिक जो हैं यानी अमेरिका और इसराइल, ये मुख्तलिफ फोरम्स पर इसी किस्म का ववेला, इसी किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जनाब अब हिजबुल्लाह या ईरान जो है वो इस्माइल हनिया शहीद की जो कत्ल का बदला जो है वो लेने के हवाले से मुतवक्को कार्रवाई कर रहे हैं। तो माजी में अगर 10 माह तक जो है उनके कान पे जू नहीं रेंगी, इसी नौयत पे कत्लेआम, इसी नौयत के इंसानी जानों का ज़िया जो है वो खुद पर अमेरिका और इसराइल मिल के करते रहे हैं। तो आज अगर गुस्से में बिखरे हुए और एक रद्द अमल के तौर पर ईरान और हिजबुल्लाह या उनके इत्तेहादी जो हैं वो इस नौयत की कार्रवाइयों पर उतर आए हैं या वो उसका करने का इरादा रखते हैं, तो मैं समझता हूँ अब कम से कम जिसे कहना चाहिए कि ये बदले की दुनिया है और इसमें अब इनको अंदाजा हो रहा है और अब इनको ये पता चल रहा है कि कशीदगी जो है वो किसी के मफाद में नहीं है, क्योंकि अब उस कशीदगी का हदफ जो है वो ये बन रहे हैं। तो माजी में इनकी कशीदगी और इनके जुल्म और ज्यादतियों का हदफ जो है वो निहत्ते फलस्तीनी रहे हैं और जिनको 40-50 हज़ार की तादाद में जो वो तहकीक कर दिया गया, इन्हीं तरक्की पसंद ममालिक, इन्हीं G7, इन्हीं अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम्स के कानों पर जूं तक नहीं रेजी और सबसे बढ़ के इन फलस्तीनी मुसलमानों के जो हम अकीदा और हम मसलक लोग फलस्तीन दुनिया भर के मुसलमान अरब व अजम में, उन्होंने जिस अंदाज से चुप साधे रखी है, जिस तरीके से खामोश तमाशाई के तौर पे जो है
वो सारा कत्लेआम देखते रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये यानी आप जो अखलाकी दिवालियापन की एक सबसे बड़ी मिसाल है इस वक्त, कि जब आपके मफादात पे जर्ब लगती है तो आप शोर करते हैं और आप जो है तमाम वर्ल्ड फोरम को जो है एक्टिवेट करने की बातें करते हैं। और जब कोई निहत्ता जो है वो इसका निशाना है और उसके नतीजे में उनके बच्चे बुजुर्ग खवातीन जो हैं वो तहकीक किए जा रहे हैं, तो ऐसे में आप जो है वो उसे एक दो तरफा का मामला करार देके और अपनी नाम नहाद सिक्योरिटी और अपनी नाम नहाद जो भी आप कह लीजिए सुप्रीमेसी ऑफ द वर्ल्ड जो है उसको बुनियाद बना के आप इस सारे कत्लेआम में शरीक भी रहते हैं और हर तरीके से उसको बढ़ावा भी देते हैं। यानी आज भी आप देखें कि इस वक्त अमेरिका के इंतखाबात के मरहले के बावजूद इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें अभी जो डोनाल्ड ट्रंप जो उनके राष्ट्रीय उम्मीदवार हैं वो इस लाउबालीपन में इस बात का इजहार करते हैं कि मैंने खबर सुनी है कि शायद ईरान जो है वो अमेरिका पर इसराइल पर हमला करने जा रहे हैं। ये वो लोग हैं कि जो दुनिया की पॉलिसियां बनाते हैं, दुनिया को चलाते हैं, दुनिया को डिक्टेट करते हैं। उनके लावालीपन का उन्हें ये नहीं मालूम कि उनके अमेरिका और उनके जो पालक इसराइल ने कितना बड़ा जुर्म जो है वो कैसे किसी मुल्क की सॉवरेनिटी को वायलेट किया है, उसकी सरजमीन पे जाके उनके स्टेट गेस्ट को जो है वो निशाना बनाया और एक ऐसे फर्द को निशाना बनाया कि जो खुद इसराइलियों के यरगमालियों की रिहाई और खासतौर पर गजा के अंदर जंगबंदी के हवाले से एक सियासी और सफारती मुज़ाकराती अमल को हेड कर रहे थे और उनको आपने तहकीक कर दिया और आपने ये बता दिया कि आप मुज़ाकरात में यकीन नहीं रखते, आप सिर्फ और सिर्फ ताकत, झोंस, धांधली इसमें यकीन रखते हैं। और यही वजह है कि आपने अपनी मिलिट्री माइट जो है उसका हर प्लेटफॉर्म पे इजहार किया, हर मरहले पे इजहार किया। आज भी इस कशीदगी के जलाओ में हमें इस वक्त जो बहरा बरदार जो जहाज बरदार बेड़े हैं अमेरिका के उनकी नकलो हरकत दिखाई दे रही है, बजाय इसके कि जो सफारती चैनल जिसके बारे में आप वो शोर मचा रहे हैं उन्हें एक्टिवेट किया जाए, वहां पे बैठ के बात की जाए। तो आज भी वो इसी तरीके से अपने। लेकिन मंसूर साहब आप फिर किस तरह से देख रहे हैं, जहां हम देख रहे हैं एक तरफ G7 ममालिक हैं जिनमें अमेरिका है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया है, ये एक बयान जारी कर देते हैं कि मशरिक वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर उन्हें तशवीश का इजहार है। दूसरी तरफ गजा में लोगों को शहीद किया जा रहा है। OIC के 57 ममालिक हैं, उनमें ये इत्तफाक, उनमें ये इत्तेहाद, उनमें ये गानगत क्यों नहीं है? देखिए जी, अब वो कहते हैं ना कि तमाम हुज्जत के लिए कल जो है OIC का इजलास बुलाया गया है, हंगामी इजलास बुलवाया गया है। एक तो हमारी OIC जो है उसके हंगामी इजलास भी 3 माह से पहले मुनक़िद नहीं होते, या तकरीबन जब तक 30-40 हज़ार फलस्तीनी या दीगर मुल्कों में मजलूम मुसलमान अवाम जो है वो जब तक खून में नहीं नहाए जाते उस वक्त हमारी OIC के कानों पर जूं नहीं रहती। अब ये देखना ये है कि OIC जो है वो इन G7 के ममालिक की तरफ से जो तस्वीर जाहिर की गई है, जो चीजों को जो जंग की राह में बंद बांधने के हवाले से जो कॉल्स हैं उसमें कितना बुलंद आहन अपना बयानिया जो है वो सामने लेके आती है। अगर तो उससे मुराद यही है कि जिस तरीके से माजी में वो नशिस्तन बर्खास्तन वाली बात और 1-2 करारदादें जो हैं वो पास करने के बाद दुनिया से ये उम्मीद रखें और खासतौर पे अमेरिका और इसराइल जैसे जारे मुल्कों से तो वो फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद कर देंगे, तो मैं समझता हूँ इस वक्त OIC के प्लेटफॉर्म को कोई रास्त इक़दाम जो है इसराइल और अमेरिका खिलाफ उसके बारे में बात करनी चाहिए कि जिस तरीके से अगर उनके पास कोई कुव्वत नाफिज़ा है या नहीं है तो उसका इजहार करने का मैं समझता हूँ ये सबसे अहम मौका है कि आज फलस्तीनी जिस अंदाज से तहकीक किए जा रहे हैं, बच्चे, खवातीन, और जिस अंदाज से उन पर अरसा है तंग कर दिया गया है, उनकी इमदाद के तमाम सौते जो है वो खुश्क कर दिए गए हैं, तमाम कानूनी जराए जो है उनके लिए नकलो हरकत पे वो बंद हैं और सवाए तबाही और बर्बादी जिसमें डेली इस वक्त तकरीबन 100 से ज्यादा फलस्तीनी जो है वो पिछले तकरीबन 2 माह के अंदर जो है वो शहीद किया जा रहा है। और ऐसे में मैं समझता हूँ OIC का इजलास एक उम्मीद तो है, लेकिन उसको किस अंदाज से वो मटेरियलाइज करते हैं लोगों की, मुसलमानों की या अपने हम अकीदा लोगों की उन मंगों को, ये अब कल का इजलास जो है वही जाहिर है उसका रिजल्ट या उसके जो भी नतीजा है वो सामने आएगा। तो मंसूर साहब आप किस तरह से देख रहे हैं ईरान, अब आपको क्या लग रहा है कि इस नौयत का जवाब दे सकता है? क्योंकि जब ईरान जवाब देगा तो ये इसराइल की तरफ से भी कहा गया है कि वो भी फिर अटैक करेंगे, क्योंकि ईरान के लिए काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन रही है, बड़ी मुश्किल सिचुएशन रही है। उनके स्टेट गेस्ट के तौर पर इस्माइल हनिया वहां पर मौजूद थे, उनको वो सिक्योरिटी नहीं दे सके हैं। ईरान अब जो रिटेलिएट करेगा वो आपको क्या लग रहा है, क्या उनकी प्लानिंग हो सकती है? देखिए जी, जहां तक ईरान के जो इस रद्द-ए-अमल का ताल्लुक है तो जो चीजें इस वक्त जो वर्ल्ड सिनेरियो पर में देखने को मिल रही हैं
माजी में भी आपके इल्म में होगा कि अभी ईरान ने बराह रास्त हमला करने में कुछ ताखीर की थी जब उनके कासिम सुलेमानी साहब को शहीद किया गया था, उसके बाद उनकी जो शाम के अंदर जो कौंसल खाने पर हमला किया गया था, तो उन तमाम रद्द-ए-अमल को उन्होंने थोड़ा सा डिले किया था। लेकिन इस बार जो हमें उसमें एक नया एलिमेंट देखने को मिल रहा है वो ईरान की जो मुख्तलिफ आप कह लीजिए हिमायती तंजीमें हैं जिन्हें अमेरिका प्रॉक्सीज का नाम देता है, चाहे वो यमन के अंदर अंसारुल्लाह हो, उसके बाद इराक के अंदर जो ईरान नवाज मुख्तलिफ तंजीमें हैं वो हैं, फिर हिजबुल्लाह अपने तौर पे खुद ईरान, और शाम के अंदर जो इनके मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं, ये तमाम वो महाज हैं कि जहाँ से एक कंसंट्रेटेड जो एफर्ट है वो लगता है इस बार की जाएगी। और अभी अगर आपने रिसेंटली देखा हो तो कल रात जो है वो अमरीकी एक कत्ल हुआ है इराक के अंदर, वो इसी नौयत का एक हमला था उनकी बेस पर कि जिसके नतीजे में एक अमरीकी जो है वो हदफ बना है। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त एक कंसंट्रेटेड एफर्ट होगी इन तमाम महाजों से, और उसी से इस वक्त ये खलबली मची हुई है तमाम वर्ल्ड कैपिटल्स के अंदर, खासतौर पे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। अब आप देखिए कि उसका फॉल आउट जो है आपको पूरे इकोनॉमिक मेल्टडाउन की शक्ल में देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त पूरा सेल ऑफ का एक दौर दौरा है, चाहे वो आपकी बिटकॉइन की करेंसी है या उसके अलावा मुख्तलिफ वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स हैं, वो टोटली क्रैश करती जा रही हैं क्योंकि एक गैर यकीनी सूरत हाल है। और ऐसे में जो सरमायादार निज़ाम है और उसके जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी महफूज जन्नतों की तरफ सफर के लिए अपना तमाम असासाजात जो हैं, तमाम चीजें जो हैं वो फरोख्त करते हुए और इस वक्त मार्केट को और पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसको इन शैम्बल्स के अंदर जो है वो लेकर आ गए हैं। और आप देख रहे हैं कि इस जंग का मैं समझता हूँ जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो आज इस इकोनॉमिक मेल्टडाउन की शक्ल में देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि इस वक्त ये तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक उस जंग के खासतौर पे जो असरात हैं, जो हीट है वो महसूस करने लगे हैं। और ये एक उम्मीद भी है ऐसे सिनेरियो के अंदर कि शायद अब क्योंकि उनके अपने मफादात पर ज़रब लग रही है, चाहे वो माशी है, जो अस्करी है, तो शायद अब उनको कोई होश के नाखुन आए और वो फलस्तीनियों के जो मसाइल और मसाइल जो हैं उसको कमी लाने के लिए अपना लेकिन मंसूर साहब, हमने जब देखा कि इसराइल की तरफ से जब अटैक किया गया, इस्माइल हनिया को शहीद किया गया और ईरान का एक बड़ा सॉलिड स्टेटमेंट सामने आया कि अब इस तमाम तर वाक़े का बदला लिया जाएगा, तो अमेरिका की भी स्टेटमेंट आई थी जिसमें अमेरिका ने कहा था कि अगर ईरान रिटेलिएट करेगा, दोबारा से हमला करेगा, तो फिर वो अमेरिका इसराइल का साथ देगा। हालांकि जो कार्रवाई की गई, बहुत से हल्के ये भी कहते हैं कि अमेरिकन इंटेलिजेंस के बगैर तो ये मुमकिन नहीं है जो इस्माइल हनिया की शहादत हुई। इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत ही एक यूनिफाइड किस्म की एक्टिविटी थी तो जिसमें जो इस बात को भी रूल आउट नहीं किया जा रहा कि इसमें कोई मकामी ईरानी एजेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए हों, और उनको मोसाद ने जिस तरीके से माजी में खासतौर पे ईरान के अंदर जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको जब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए चलाई जाने वाली मशीन गन है उसका निशाना बनाया, और इसी तरीके से दीगर जो वो माजी में कार्रवाइयां करता रहा है, तो मोसाद का एक नेटवर्क यकीनन उसकी एक धाक और उसका एक तरीकाकार जो है वो दुनिया भर में मुसल्लमा है। लेकिन वो अमरीकी टेक्नोलॉजी और खासतौर पे इस्माइल हनिया साहब के शहादत के हवाले से जो इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में यही इस वक्त बात तयक्कुन के साथ कही जा रही है। अगरचे मगरबी मीडिया खासतौर पे अमरीका और बरतानवी मीडिया ने उस तफ्तीश और तहकीक का रुख मोड़ने के लिए इस नौयत की कहानियां घड़ी थी कि जिसमें नामालूम ज़राए के हवाले से ये बात बड़े शब्दोमद से कही जा रही थी कि ये जो इस्माइल हनिया साहब को शहीद किया गया, ये बम उनके कमरे में 2 माह पहले निस्ब कर दिया गया था। तो इस नौयत की बातें सिर्फ और सिर्फ उस हकीकत को छुपाने के लिए की जा रही थी कि जो इस वक्त पासदाराना इंकलाब की जो बेसिक इंक्वायरी है उसके नतीजे में सामने आई है कि ये एक प्रिसाइजली गाइडेड मिसाइल था जो यकीनन उस बिल्डिंग की प्रेमिसेस से बाहर में फायर किया गया था, और उसके नतीजे में जो है ये हलाकतें हुई हैं। उसमें बुनियादी तौर पे इसराइल कवर करना चाह रहा था अपने आप को कि हमने किसी मुल्क की सॉवरेनिटी या उसकी सरहदी जो सरहदात है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की है। ये तो इंटरनल कोई एक्ट है, किसी ने इंटरनली जो है ये एक्टिविटी की है और ये ईरान की अपनी सरजमीन से ये हुआ है। तो इस नौयत की जो साजिशी थ्योरियां हैं खासतौर पे मगरबी मीडिया के इस वक्त फैला के इसकी तफ्तीश का हकीकी मानों में जो रिजल्ट सामने आना है उसको खराब करने के लिए, उसको मशकूक बनाने के लिए जो है ये एक्टिविटीज की जा रही हैं। और यही वजह है कि अब अमेरिका जो है इस
वक्त जो जवाब इसराइल को देने चाहिए वो इसराइल देने के बजाय वो इस वक्त अमेरिका दे रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, क्योंकि अमेरिका पे तो किसी ने इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन वो चोर की गाड़ी में तिनके वाली बात है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी मदद, हमारी इंटेलिजेंस जो गैदरिंग उसके बगैर जो इसराइल जो है वो कम से कम ईरान के अंदर इस नौयत की एक्टिविटी नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, जंग के जो बादल हैं वो तो हम देख रहे हैं कि मशरिक वस्ता पर वो मंडला रहे हैं। आप पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार देख रहे हैं? कहाँ हमसाया है ईरान पाकिस्तान का, और अगर कोई भी अटैक ईरान पर भी किया जाता है या इस तरह की कार्रवाइयाँ आगे मजीद बढ़ती हैं, पाकिस्तान को किस तरह से इसमें रोल प्ले करना चाहिए और पाकिस्तान के लिए सिचुएशन किस तरह से देख रहे हैं आप? जी, पाकिस्तान ईरान का हमसाया है, खासतौर पर हमारे पड़ोस में, जिस अंदाज से अफगानिस्तान के अंदर भी मामला जो हैं वो हमारे इतने ज्यादा फेवरेबल नहीं है, हक में नहीं है। तो ऐसे में जो इसराइल के जो अज़ाइम हैं पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से वो किसी से पोशीदा नहीं है। माजी में इसराइल खुद इस नौयत की एक्टिविटी जो है वो आखिरी वक्त में उनकी जो है वो ट्रेस आउट हो गई, पकड़ी गई, कि जिसके नतीजे में ये बात यानी अज़र मिन शम्स थी कि वो हमारे जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हैं, खासतौर पर कहूटा जैसे हसास मकामात, उनको निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। और इस हवाले से भारत यकीनन जो हमारा एक हमसाया मुल्क है, लेकिन जिसने आज तक हमें दिल से तस्लीम नहीं किया है, वो इस वक्त भी अगर आप देखें जिन मुल्कों ने जो रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया गया है उनमें जो मैं समझता हूँ हमारे पड़ोस में जो मुल्क है, खासतौर पे एक तो इंडिया की तरफ से कोई सरकारी रद्द-ए-अमल इस मामले में नहीं सामने आया, और इसी तरीके से बांग्लादेश से भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। और बड़े दुख से कहना पड़ता है कि कुछ इस्लामी मुल्कों ने भी इस मसले पर जो है वो चुप साधे रखी है। तो ये बहुत से सवालात जो है वो पैदा करती है कि किसी इंसानी जान के ज़िया, खासतौर पे सियासी और सफारती स्टैचर के शख्सियत के इस तरह के बहिमाना कत्ल पर जो है खामोशी, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या तौजीह और तशरीह पेश की जाए। तो जहाँ पे आप 6000 किलोमीटर दूर सोमालिया में होने वाले किसी होटल में बम धमाके पर तो अपना रद्द-ए-अमल जो है वो 2 घंटों के अंदर जारी कर देते हैं। तो आपके बिल्कुल ऐसा मुल्क जिसके साथ आपके सफारती और बहुत सारे रिप्रोचमेंट के मामला, बिल्कुल ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो हम देख रहे हैं तमाम ममालिक की जानिब से। बहुत शुक्रिया। माहिर उमूर मशरिक वस्ता मंसूर जाफर साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, हम सभी जानते हैं कि मुल्क भर में बिजली की कीमतों में हालिया बरसों के दौरान नुमाया इजाफा हो चुका है और अब कम यूनिट इस्तेमाल करने पर भी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये सिलसिला मुस्तकबिल करीब में भी बरकरार रहेगा क्योंकि बिजली की कीमतों में जल्द बहुत ज़्यादा कमी आने का इम्कान ना होने के बराबर है। सर्दियों के मुकाबले में मौसम गर्मा के दौरान बिजली का खर्च ज़्यादा होता है और इसका मतलब यह है कि बिल की रकम भी ज़्यादा होगी। अब मुल्क में 1 स्लैब का सिस्टम भी मौजूद नहीं है, बल्कि मुतअद्दिद स्लैब्स के तहत बिजली का बिल अदा करना होता है। यानी यूनिट जितने ज़्यादा होंगे फी यूनिट बिल भी आपको उतना ही ज़्यादा अदा करना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि चंद आसान इकदाम के ज़रिए आप बिजली के बिल में कमी ला सकते हैं, जिस पर आज हम डिस्कशन भी करने जा रहे हैं। एनर्जी एक्सपर्ट सैयद फैजान अली ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन तो जानना ही चाहते हैं, पर हम लोग भी ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से, कौन से ऐसे कुलिये हैं, कौन सी ऐसी तरकीब है जो हम लड़ाएं जिसके बाद बिजली के बिलों में किसी तरह से कमी आ जाए। जी देखें, बिजली के बिलों में कमी लाने के लिए बहुत एक सिंपल से कुछ हल हैं। आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि आपके घरेलू जो आलात जो हैं वो सबसे ज़्यादा कौन से इस्तेमाल में है। ठीक है। अगर आप देखें कि लाइट्स हैं, पंखे हैं, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनिंग है, वॉशिंग मशीन है, आयरन, ये एक टिपिकल वो आलात हैं जो कि आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अब अगर आप बारी बारी इनको हम डिस्कस कर लें, लाइट है, कहीं जगह पे अगर बल्ब आपके घर में लगा हुआ है वो तकरीबन 40 से 100 वाट का है, आप उसको रिप्लेस करके आजकल LED बल्ब्स आ रहे हैं। LED बल्ब्स जो हैं वो 5 से 20 वाट के होते हैं। तो आप देखें तकरीबन आपकी कोई 70% बचत हो जाती है, उनकी लाइफ भी ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर आप एयर कंडीशनिंग की बात कर लें तो एयर कंडीशनिंग के में आजकल एनर्जी एफिशिएंट जो इन्वर्टर वाले AC हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में हैं। उन पे भी आप मतलब अगर एक ख़ास थर्मोस्टेट अगर उनका टेम्परेचर सेट कर लें तो वो आपको तकरीबन 70% 60% बिजली की बचत दे देते हैं। फिर उसके बाद अगर आप बात कर लें पंखों की, पंखे एक ऐसा लोड है जो कि अगर आप गर्मियों में देखें तो तकरीबन 24 घंटे आपके चल रहे होते हैं। तो ये पंखे अगर आप एनर्जी एफिशिएंट आजकल फैंस आ रहे हैं, नॉर्मल जो टिपिकल पंखा है उसका तकरीबन 80 से 100 वाट कंजम्पशन है, जबकि जो एनर्जी एफिशिएंट
हैंड पंखे आ रहे हैं वो तकरीबन 50-45 वॉट तक पे भी पहुंच गए हुए हैं। तो देखिए हाफ पे आ गए और ये वो लोड है जो कि आपका तकरीबन सारी गर्मियों चलता है। तो अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करके अपनी बचत बिजली में काफ़ी हद तक कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि फिर अब यह है कि लोगों को जो अप्लाइंसेस वो पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्ब अगर वो 100 वाट का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर अप्लाइंसेस को तब्दील करना ये भी उनके लिए फिर आप समझ रहे हैं कि खर्चा उन पे पड़ जाएगा, जिनके घर में सादा एसी लगे हुए हैं या जिनके घर में सादा पंखे लगे हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसी है, लेकिन इसमें हमें हुकूमत को इंटरवीन करने की जरूरत है। पूरी दुनिया में हो ये रहा, अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी ये हो रहा है कि वो हुकूमत सब्सिडी देती है। इसको कहते हैं डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो हमारी डिमांड की जो साइड है उसको मैनेज करने के लिए प्रोग्राम है, क्योंकि हुकूमत के भी इंटरेस्ट में है कि अगर अब हमारी डिमांड थोड़ी सी कम हो जाए तो उसमें फिर जो बाहर की हुकूमतें हैं वो क्या कर रही हैं, वो अपने जो गरीब सारिफीन हैं उनको सब्सिडी देते हैं इन चीज़ों की प्रोक्योरमेंट के लिए कि आप अगर परचेज कर लें बाजार से तो उन पे आपको अप फ्रंट या तो आप ऐसे प्रोग्राम दे दें कि सारिफ को डायरेक्टली उसको बेनिफिट हो जाए, या फिर आप जो परचेजर है उसको बेनिफिट दे दें कि वो उसको कम कीमत पे परचेज कर ले। ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो बोझ समझा जाता है घरों में वो एयर कंडीशनर को समझा जाता है कि एसी जितना ज्यादा चल रहा होगा उतना ज्यादा बिल आएगा। कहाँ पर फिर हम लोग गलती कर रहे हैं कि फिर उसकी वजह से बिल बहुत ज्यादा आ रहा है? जी, एसी में भी ये है कि अब एक तो कन्वेंशनल एसी होता है और एक होता है जो नॉर्मल डीसी जो इन्वर्टर वाला इन्वर्टर वाला एसी होता है। अच्छा, इन्वर्टर वाले एसी में भी लोग चला तो लेते हैं, लेकिन फिर उनके ज़हन में यही होता है कि चल रहा है तो इसको बंद किया जाए, हर आधे घंटे बाद बंद करके दोबारा उसको ऑन करते हैं। तो जब उसकी स्टार्टिंग जो करंट है वो उतना ही होता है 1500-2000 वॉट से ही शुरू होता है, एम्पेयर उसके ज्यादा होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम बेशक कन्वेंशनल से तो इन्वर्टर वाले एसी पे तो आ जाते हैं, लेकिन हम हर 1 घंटे बाद उसको बंद कर देते हैं, ऑन और ऑफ करते हैं। जब हम उसको दोबारा चलाते हैं तो वो फिर स्टार्टिंग से 2000 वॉट ही लेता है, तो कमरे का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो पाता। तो एसी जो इन्वर्टर वाला एसी है उसको चलाने का बेहतरीन हल ये है कि उसको आप एक खास हद तक उसके टेम्परेचर थर्मोस्टेट को सेट कर लें। फॉर एग्जांपल 24 से 26 डिग्री सेल्सियस पे आइडियल उसका टेम्परेचर सेट कर दें और उसको फिर एक लंबे अरसे के लिए चलाएं 2-4 घंटे के लिए, ताकि वो कम से कम अपनी जो उसका एम्पेयर रेटिंग है या पावर रेटिंग है उसकी इतनी कम हो जाए कि आपको बिजली का बिल इतना ज्यादा महसूस ना हो। ठीक है। अच्छा, अब मसला ये आ रहा है कि लोग तो बचत कर रहे हैं, लोग इन तमाम चीज़ों की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यूनिट की पर प्राइस बढ़ाई जा रही है वो बिल्कुल समझ से बाहर है। हर थोड़े दिन बाद हम सुनते हैं 5 रुपये बढ़ा दिए गए, 7 रुपये बढ़ा दिए गए, फिर पीक आवर्स अलग हैं, ऑफ पीक अलग हैं, तो ये भी एक बड़ी कंफ्यूजन है। इसको भी क्लियर अगर आप करें। जी पहले तो इसको क्लियर करने से पहले मैं थोड़ा सा एसी वाली बात पे करूंगा कि एसी में एक ड्राई मोड भी होता है जो कि खास तौर पर इस सीजन के लिए बनाया गया है। ठीक है। जब हवा में नमी होती है तो अगर हम वो ड्राई मोड चलाएं तो होता ये है कि कंप्रेसर वो ऑटोमेटिकली ऑन एंड ऑफ अपने हिसाब से करता है और कमरे को जो मॉइस्चर है, कमरे को जो नमी है उसको कम करने की कोशिश करता है, जिससे आपको मजीद एनर्जी एफिशिएंट मिलता है और बिजली कम कंजम्पशन होती है। अब आ जाते हैं बात को ऑफ पीक और पीक आवर्स की। पहले तो ये समझ लें ऑफ पीक और पीक आवर्स है क्या। जो पीक आवर्स हैं वो साल में 4 सीजन्स हैं, उन 4 सीजन्स के हिसाब से वेरी करते हैं। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में जो पीक आवर्स हैं वो 5 से 9 बजे तक हैं। इसके बाद जो शोल्डर मंथ्स आते हैं जिनको हम स्प्रिंग मंथ्स या ऑटम मंथ्स कहते हैं, वो आप कह लें कि मार्च, अप्रैल, मई और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इनमें जो पीक आवर्स हैं ये 6 बजे से लेके 10 बजे तक हैं। और फिर जो गर्मियों का सीजन है उसमें 7 बजे से लेके 11 बजे तक है। ये पीक आवर्स इसलिए बनाए गए हैं, अगर आप गौर कीजिएगा कि ये जो सूरज गुरूब होने के बाद से जो है ना 4 घंटे वो हैं किसी भी सीजन में। तो इसकी वजह ये है कि जैसे ही सूरज गुरूब होता है तो आपको लाइटें और पंखे और आप मतलब नॉर्मली लोग घरों वापस आ रहे होते हैं घर से, तो उनको एसी और मतलब रिलैक्स रहने की एक जरूरत है, तो उसमें एकदम आपकी डिमांड बढ़ जाती है। तो उसको थोड़ा सा मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने ये पीक आवर्स और पूरी दुनिया में इस चीज को फॉलो होते हैं। तो इनके अगर मद्देनजर रखते हुए अगर इन आवर्स में अगर आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन कम कर दें, या अगर एक फैमिली है वो किसी एक रूम में बैठ जाए ताकि कम से कम कंजम्पशन हो जाए, ये तकरीबन 4 घंटे के लिए, तो इससे आपको काफी हद तक बिल में बचत हो जाती है। आपको पीक आवर्स का रेट लगेगा, ऑफ पीक का नहीं। ठीक है। ऑल्दो अब पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स में भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कितना डिफरेंस अभी रह गया है?
तकरीबन 7 रुपए का फर्क है ये, सिर्फ 7 रुपए, सिर्फ 7 रुपए का। अगर ऑफ पीक आवर्स इस वक्त हुकूमत ने इस साल से तकरीबन 41 रुपए है, तो पीक आवर्स 48 रुपए है। और टैक्सेस इसके बाद टैक्सेस इसके बाद अनफॉर्चुनेटली ऐड होते हैं, जो कि 30 चार्जेस हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइसेस हैं, जहां आईपीपीज कंपनीज बिजली नहीं भी बना रही, बिल्कुल वहां पर भी उन्हें पेमेंट्स की जा रही हैं, जो एक स्कैंडल आजकल। बिल्कुल। अब ये डिमांड जो डिमांड साइड मैनेजमेंट, जो एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ हमें जाने का, ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म्स एजेंडा भी है। इससे होगा ये, अगर हम सारे अपनी डिमांड साइड को स्पेसिफिकली पीक आवर्स में मैनेज कर लें, तो हमारी जो डिमांड पीक आवर्स की है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। इस वक्त गवर्नमेंट को एडिशनल कैपेसिटी लगानी पड़ती है ये जो पीक आवर्स की जो डिमांड है इसको मैनेज करने के लिए, जो कि बाद में सुबह के टाइम बिल्कुल डाई डाउन हो जाती है, इतनी ज्यादा नहीं रहती। तो वो जो एक्स्ट्रा हम कैपेसिटी लगाते हैं, जो कि बाकी सारा दिन नहीं रहती, उसके लिए फिर हमें मजीद कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ेंगे। लेकिन जब हम दूसरी तरफ मार्केट्स को अगर देखें, तो जो कमर्शियल इलाके हैं वहां पर तो पीक आवर्स में ही काम होना है। अगर हम मॉल्स की बात कर लेते हैं, शॉप्स की बात कर लेते हैं, मार्केटों को देखते हैं, तो वहां पर तो फिर इसका मतलब जो ताजिर हैं उनके लिए तो बड़ी मुश्किल है, वो तो अपना कारोबार बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली आपने इस हवाले से कोई प्लानिंग नहीं है। हाँ, इस अनफॉर्चुनेटली मैं यही आपको बता रहा हूँ कि आपने नोट किया हो कि हुकूमत ने कई दफा मार्केटों को जल्दी बंद करने की कोशिश की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो माशरा है, जो या हमारा जिस माहौल में हम रहते हैं, हमें आदत है कि हम 8 बजे या 7 बजे के बाद ही शॉपिंग के लिए निकलते हैं। तो हुकूमत ने तो इस पर कोशिश की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कामयाब नहीं रह पाए। लेकिन इसमें अगर हम आगे मजीद इस पे अगर हम फॉरवर्ड जाएं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैनेज करने की ज़रूरत है, और इसीलिए रिफॉर्म्स एजेंडा पे भी काम हो रहा है कि इसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। ठीक है। अच्छा, ये तो कुछ वो तरीक़ाकार हो गए जिसके तहत हम अपने बिल को बचा सकते हैं। एक जो आजकल हम देख रहे हैं कि धड़ाधड़ घरों में सोलर्स लग रहे हैं, उस हवाले से आप क्या गाइड करना चाहेंगे कि जो सोलर पैनल्स हैं, सोलर इन्वर्टर्स हैं, ये कितने को एफिशिएंट हैं घरों के लिए, कितनी सेविंग हम इनसे कर सकते हैं? जी, ये तो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट इस वक्त हुए हैं। और अगर प्राइस की बात की जाए, तो प्राइस की तो इस वक्त जो मुसलसल पिछली हिस्टोरिकली लो लेवल पे आए प्राइस पर हैं, अराउंड 36-37 रुपीस पर वॉट पे पैनल्स आए हुए हैं। इन्वर्टर्स भी अभी मजीद सस्ते हुए हैं, जिसकी वजह से अगर आप देख रहे हैं कि लोग इसको मजीद धड़ाधड़ लगा रहे हैं सोलर पैनल्स को। ठीक है। इन्हीं सोलर पैनल्स के साथ अगर जो मैंने आपको पहले एनर्जी एफिशिएंसी की थोड़ी सी टेक्निक्स बताई हैं, तो आप अपना बिल काफ़ी हद तक ज़ीरो भी कर सकते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। सोलर पैनल्स का ये है कि इस वक्त जो नेट मीटरिंग की रजीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई है, उससे आप अपना बिल ज़ीरो भी कर सकते हैं। जो आपके पास एक्स्ट्रा यूनिट है वो आप गवर्नमेंट को वापस भी बेच सकते हैं। उसका भी रेट तकरीबन 22 रुपये पिछले साल था, इस वक्त तक वो 27 रुपये पे हो गया, मज़ीद 5-7 रुपये बढ़ गया। तो ये हुकूमत, ये अवाम के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो सोलर पे अडॉप्शन पे जाएं एज सून एज। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि इस साल जितने भी हुकूमती वज़रा थे, कुछ हिंट्स उनकी तरफ से दिए गए कि शायद सोलर पर भी कोई पाबंदी होगी या सख्ती होगी कि अगर लोग इतनी बिजली बनाना शुरू कर देंगे, तो जो हम सिस्टम में बना रहे हैं, जो आईपीपीज के साथ हमारे मुआहदे हैं, वो हम किसको बेचेंगे? जी, लेकिन अब देखें, ये तो एक मार्केट का फिनोमेना है। अगर एक तरफ से एक चीज़ महंगाई हो रही है, तो हुकूमत, जो अवाम ने उसने सुख का सांस लेने के लिए किसी और चीज़ की तरफ तो रिवर्ट करना ही है। तो उसमें अगर उनको लॉस भी हो रहा है, तो लेकिन अब हुकूमत ने, जो अवाम है, उसने तो किसी तरफ जाना है। अवाम इस वक्त बहुत ज्यादा बैटरीज वाली साइड पे भी शिफ्ट कर रही है कि वो पीक आवर्स की तरफ, जब सोलर एक दफ़ा चला जाता है, तो वो जब दोबारा ग्रिड पे आते हैं और अपने पीक आवर कंजम्पशन को बढ़ाते हैं, तो उसको केटर करने के लिए अवाम इस वक्त बैटरीज की साइड पे भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है कि हम 4-5 घंटे के लिए बैटरीज इंस्टॉल करें और अपने पीक आवर्स की कंजम्पशन को जीरो कर दें। ठीक है। अच्छा, सोलर के इस प्रोसेस के बाद हम देखते हैं कि सबसे अहम जो है वो है नेट मीटरिंग, और नेट मीटरिंग की भी अब कॉस्ट हम देखते हैं। अगर आपने घर में भी कोई सेटअप लगवाना है, तो लाख से सवा लाख रुपया वो फीस ली जा रही है, जिसमें कुछ इदारे मुलविस हो चुके हैं लेस्को वापडा के साथ। ओवरऑल अगर हम देखें, पंजाब की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये इतनी फीस ज्यादा क्यों हो चुकी है? एक ग्रीन मीटर लग रहा है, उसके लिए एक फाइल दी जा रही है, लेकिन वो जो ऊपर के पैसे हैं वो काफी लोगों की जेबों में जा रहे हैं। जी, बस अब ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। जैसे अगर आप नेट मीटरिंग का प्रोसेस की बात करें, तो इसकी तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपए की कीमत है। बिल्कुल। क्योंकि मीटर की कॉस्ट तकरीबन कोई 40 हज़ार रुपए के करीब मीटर की कॉस्ट है, कुछ फाइल बनाने की कॉस्ट है, कुछ डिमांड नोटिस की कॉस्ट है। तो ये 50 से 60 हज़ार रुपए से ज्यादा नहीं। और फिर 50 से 60 हज़ार रुपए आप वो जो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, उसको एक टर्म यूज करते हैं कि स्पीड मनी है। स्पीड मनी है, जो एक्सपेडाइट करने के लिए, क्योंकि बहुत
दफा होता है ये है कि डिमांड इतनी ज्यादा हो चुकी है ग्रीन मीटर्स की कि आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, तो फिर उनको अवेलेबल करने के लिए 50-60 हजार आप देते हैं तो फिर वो जल्दी से फिर वो आपके पास फौरन अवेलेबल हो गया। अच्छा, ये दो तरह के सिस्टम्स हैं, एक ऑन ग्रिड है, एक हाइब्रिड है जी। कौन सा आप समझते हैं कि बेहतर है घरों के लिए, कौन सा बेहतर है, कमर्शियल कौन सा बेहतर है? जी देखिए, इस वक्त ऑन ग्रिड तो सबसे बेहतर है जो इस वक्त की रिजीम है नेट मीटरिंग के लिए, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने एक इंदिया दिया था कि हम शायद जो बायबैक रेट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया 22 रुपए से 27 रुपए उनको कम करेंगे या उसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, तो उसमें फिर होता यह है कि आप अगर बिल्कुल कम कर देंगे रेट्स तो उस पर आपको फिर हाइब्रिड बैटरीज वाली साइड पे जाना चाहिए, क्योंकि जो एक्सेस यूनिट है अगर तो उसके रेट आपको बहुत कम मिलेंगे तो फिर उसका कोई मकसद नहीं रहता हुकूमत को वापस देने के लिए। तो इट इज़ मच बेटर कि आपने जो एक्स्ट्रा यूनिट्स हुकूमत को देने वो आप बैटरीज में स्टोर कर लें और अपने जो दूसरा जो अपने शाम के टाइम आप इस्तेमाल कर दें। लेकिन बैटरीज इस वक्त चूंकि थोड़ी सी कॉस्टली हैं तो इस वजह से लोगों के लिए वो फिजिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स की प्रोजेक्शन है कि बैटरीज इतनी लो हो जाएंगी, इतनी उनकी कीमत कम हो जाएगी कि आवाम बहुत इजीली उनको खरीद पाएगी और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा हुकूमत। तो इसकी क्या रीजन देख रहे हैं आप बैटरी की प्राइसेस नीचे आना? क्योंकि हमारे मुल्क में तो प्राइसेस हमेशा से ऊपर ही गई हैं। जी जी, हमारे मुल्क में ऊपर गई हैं, लेकिन जो ग्लोबली उसकी जो ट्रेंड है ना वो नीचे जा रही है। उनके अंदर नई जिद्दत आ रही है, डिफरेंट किस्म की वो टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे मुल्क में तो कस्टम ड्यूटीज भी हैं बैटरीज की, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग अपने कम से कम 3 से 4 घंटे को ऑफसेट करने के लिए ना फिर भी बैटरीज पे जा रहे हैं, चाहे वो लेड एसिड बैटरीज लगा रहे हैं या लिथियम है, लेकिन लोग इस पे आहिस्ता आहिस्ता स्लोली शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, मार्केट में हम देख रहे हैं क्योंकि हैं तो एट दी एंड हम लोग जुगाड़ कोई ना कोई निकाल लेते हैं, क्योंकि इन्वर्टर्स बहुत महंगे हैं। कोई 2 लाख का इन्वर्टर है, कोई 4 लाख का इन्वर्टर है, तो कुछ जुगाड़ी इन्वर्टर्स भी मैंने मार्केट में देखे, कोई 30-40 हजार का इन्वर्टर भी मिल रहा है। वो किस तरह से काम कर रहा है, वो कितना सही है, वो कितना खराब है? देखिए, मैं तो आपके फोरम से यही कहूंगा कि जुगाड़ी इन्वर्टर्स की तरफ ना जाएं, क्योंकि आपकी रकम है, आपने कुछ पैसे लगाए होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा अगर आप और पैसे मिलाएं तो आपको बहुत एक अच्छे लेवल के भी इन्वर्टर्स अच्छे मिल जाते हैं, तकरीबन 80-90 हजार 1 लाख तकरीबन, जिसमें आप 1 से 2 किलोवाट के अपना आराम से सिस्टम लगा सकते हैं। तो जुगाड़ी जो सिस्टम है वो एक नॉर्मल उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर्स और एक किट लगाई होती है, वो किसी टाइम भी सड़ भी सकती है और फिर आपके लिए मुश्किलात हो सकती है, आपकी कोई अप्लायंस भी जल सकती है। छोटे दुकानदार हैं जो जैसे जिसके दुकान में सिर्फ एक छोटा पंखा चल रहा है या एक एनर्जी सेवर चल रहा है, उसके लिए कितना कुछ सिस्टम फिजिबल है? उसके लिए तो ये है कि वो अगर एक पंखा है या अगर एक लाइट है तो उसके लिए ये है कि वो एक डीसी सिस्टम लगा ले, डायरेक्टली उसको इन्वर्टर लेने की जरूरत नहीं है। एक डीसी चार्ज कंट्रोलर है, एक आधा अपना पैनल्स वो साथ रख ले। पैनल्स की कीमत जैसे मैंने आपको बताया बहुत कम हुई है, और उसके साथ वायर के साथ वो उसको डीसी पंखे या डीसी जो लाइट्स हैं उनके साथ वो डायरेक्टली लगा ले। तो जब तक सोलर है तब तक वो सूरज है, जब तक उसको सप्लाई देगा। अगर उसने शाम के टाइम भी सप्लाई लेनी है तो एक छोटी सी डीसी बैटरी लगा दे जो कि उसको बैकअप भी दे देगी उसको, वो फिर उस तरीके से डीसी इन्वर्टर लगा। यही सिस्टम हम फिर अपने जो देहात हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, जहां घरों में हम देखते हैं कि एक पंखा है, एक बिजली है, उनके लिए भी सिस्टम बड़ा फिजिबल है और सस्ता भी हो चुका है। बिल्कुल, ये फिजिबल है और वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं, बल्कि इसको एक स्पेसिफिक एक टिपिकल इसका नाम भी है, इसको कहते हैं सोलर होम सिस्टम सॉल्यूशंस। ठीक है, ये एक छोटा सा एक डब्बा होता है, उसके अंदर एक किट लगी होती है, साथ आपने अपना सोलर पैनल्स उसको साथ प्लग इन प्ले टाइप सिस्टम है। ठीक है, और इस पे बहुत सारी हुकूमतों ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने, बल्कि सिंध ने भी अभी रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें 2 लाख इस तरह की वो किट्स देहातों में दे रहे हैं। ठीक है, पंजाब ने भी ये बहुत सारी सप्लाई की हैं और इसकी कॉस्ट भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, और जो सोलर पैनल्स हम देखते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, उसमें भी बहुत से ब्रांड्स हैं, उसमें भी हम देखते हैं डिफरेंट क्वालिटीज आ गई हैं। कच्ची क्वालिटी का जो पैनल है उसको हम किस तरह से जज कर सकते हैं, किस तरह से चेक कर सकते हैं? पहले आम बंदा, क्योंकि उसको तो इसकी नो हाउ नहीं है। जी, अब अगर तो कंपनीज के नाम लेना की इजाजत है तो मैं कंपनी के नाम तो हम नहीं ले सकेंगे, लेकिन ये है कि क्योंकि वो तो स्टिकरिंग हम लोग उसमें भी माहिर हैं जी, हम वो भी कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल ये देता हूं कि टियर 1 के पैनल्स ब्लूमबर्ग की एक लिस्ट आती है, आप गूगल पे जाएं, हर क्वार्टर वो लिस्ट लॉन्च करते हैं, उस लिस्ट को डाउनलोड कर लें। उस लिस्ट में कोई 20-25 पैनल्स
पैनल्स के नाम होते हैं। ठीक है। उन 20-25 पैनल्स को अगर आप देखें, अगर आपके पास मार्केट में अवेलेबल है तो आप उनकी सर्च आउट करें और उनको किसी ऑथेंटिक ऑथराइज्ड डीलर से खरीदें, ना कि आप किसी भी ऐसे चलते फिरते दुकान से ना खरीदें। ठीक है। ताकि वो जो ऑथेंटिक डीलर है वो उसकी आपको वारंटी भी देगा, कल को अगर खुदा न खास्ता खराबी है वो आपको उसको रिप्लेस भी कर देगा। और प्लस अब बहुत सारी जो सोलर पैनल्स की कंपनीज हैं उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है, तो जो सीरियल नंबर आपका जो स्टिकर लगा होता है उसके ऊपर सीरियल नंबर है, आप उन एप्लीकेशन में डाल के देखिएगा तो उस पे ऑथराइज्ड डीलर का नाम भी होगा। ठीक है, और उसके आपको पता लग जाएगा कि ये जो मेरा पैनल्स है दैट इज 100% ऑथेंटिक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एनर्जी एक्सपर्ट सैयद फैजान अली हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, गोरे रंग की कदर कीमत किसी भी ज़माने में कम नहीं हुई। पुराने ज़माने में ख़वातीन रंग गोरा करने के लिए मुख्तलिफ अशिया और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करती थी, लेकिन जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता गया वैसे वैसे कुदरती चीज़ों की जगह केमिकल और मिलावट शुदा अशिया ने लेना शुरू कर दी है। जहाँ एक तरफ इनके फौरी फ़ायदे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इनके नुकसानात भी हैं। जबकि इसके बरक्स अगर आप कुदरती अशिया और जड़ी बूटियों का इंतखाब करते हैं तो उसके कोई भी मनफी असरात नहीं होते, बल्कि ये अंदरूनी और बैरूनी तौर पर फ़ायदा ही पहुँचाते हैं। लेकिन आज के दौर में मसला यही है कि इन कुदरती अशिया और जड़ी बूटियों को कैसे हासिल किया जाए। ना तो किसी के पास इतना वक्त है कि वो जंगलों में जाकर इन्हें लाए और ना ही हर किसी को इनकी पहचान है। आज के इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी रोज़मर्रा की जो ग़िज़ाएँ हैं, कुदरती मशरूबात हैं, जूसेस हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनके ज़रिए घर बैठे आप अपने जो स्किन है उसको बेहतर भी कर सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हर्बलिस्ट डॉक्टर फैसल सैयद ने स्टूडियो में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ऑलवेज प्लेजर जनाब। सर थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, एक बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हम सबको रंग को लेकर, ख़ास तौर पर जो जितने भी हम एशियन पैसिफिक लोग हैं, पाकिस्तान की बात कर लें, हिंदुस्तान की बात कर लें या बांग्लादेश की बात कर लें, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी क्यों है अपने कलर को लेकर? अच्छा, वैसे अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो फिर पूरी दुनिया में ही है। ठीक है। अब जो गोरे हैं वो अपने टैनिंग क्रीम्स लगा के, आपको पता है, बीचेस पे जाते हैं, धूप में बैठते हैं ताकि वो थोड़े से टैन हो जाए। हम चाहते हैं कि हम थोड़े से गोरे हो जाए। तो ये शायद एक इंसानी फितरत है कि जो उसको मिला है वो उस पर इतना खुश नहीं रहता, उसको कुछ अलग चाहिए होता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि यकीनन हमारे माशरे में गोरे रंग को थोड़ी सी एक्स्ट्रा अहमियत दी जाती है। अनफॉर्चुनेट है, मैं अपने क्लिनिक पे जो लोग आते हैं उनको समझाता हूँ कि भाई इससे निकलें, इससे निकलें, वरना बच्चे और बच्चियों की ज़िंदगियाँ बड़ी ख़राब हो रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही वाली बात बार बार कि हमारा माशरा ऐसा बन चुका है कि इसमें हमें गोरे रंग को थोड़ा सा प्रायोरिटी दी जाती है। अब उसके लिए करते क्या हैं लोग कि बहुत सारी ऐसी क्रीम्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं जो फिर बाद में उनके लिए नुकसान का बायस बनती है। ठीक है। अच्छा, फौरी रिजल्ट तो फिर उन्हें मिल जाता है, लेकिन फिर लॉन्गर रन में हम देखते हैं कि उसके फिर बहुत ज़्यादा नुकसान आता है। मैं चाहूँगा स्पेसिफिकली आप ज़रूर बताएं, क्योंकि आमतौर पर हमारे मुल्क में बहुत आम है कि आप मेडिकल स्टोर पर गए हैं, आपने रंग गोरा करने वाली क्रीम ले ली है विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की कोई उसमें एडवाइस नहीं शामिल है, और मेडिकल स्टोर जो वहाँ पर काउंटर के उस पार जो इंसान खड़ा है वो अपने आप में इतना एक्सपीरियंस्ड है कि वो आपको खुद से ही सब कुछ गाइड कर देता है। अच्छा देखिए, अब इसमें ओवर द काउंटर तो क्रीम्स हैं जिसके लिए कोई भी हमारे लॉज नहीं है, आप ले सकते हैं। वाइटनिंग क्रीम्स जितनी भी हैं, दो तरह की आती हैं। एक तो वाइटनिंग क्रीम्स वो हैं जिसमें लेड मरकरी वगैरह डाली हुई होती है। ठीक है। दूसरी वो है जो फार्मूला क्रीम्स के नाम से ब्यूटी पार्लर्स पे और सैलून्स पे मिल रही होती हैं। ठीक है। वो 3-4 क्रीम्स को मिक्स करते हैं, ख़वातीन को या आदमियों को भी, अब तो आदमियों को भी उतना ही शौक है, मैं तो यही देखता हूँ, तो उनको दे दी जाती है और वो हफ्ते 10 दिन में यकीनन गोरे भी हो जाते हैं, उनका रंग साफ़ होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक बात समझनी चाहिए कि हम एक्सटर्नली थोड़ा बहुत तो रंग को फ़र्क कर सकते हैं, लेकिन हम जब तक अपना मेलानिन जो अल्लाह ताला ने एक पिगमेंट दिया है जी, उसको जब तक नहीं रोकेंगे हम इंटरनली, उस वक्त तक हम एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा कोशिश करके भी अपने रंग को फेयर नहीं कर सकते। ठीक है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि ये क्रीम आपको आर्टिफिशियली वाइट कर रही होती है, तो फिर आपकी स्किन थिन होना शुरू हो जाती है, वेंस नज़र आना शुरू हो जाती हैं, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और इवन खुदा न खास्ता कैंसर्स तक की सिचुएशंस बन जाती हैं। ठीक है। अच्छा, तो फिर जैसे आपने मेलानिन की बात की है कि इंटरनली भी हमें सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है जी, तो फिर कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, वेजिटेबल्स अगर हम जिक्र कर लें या हम फ्रूट्स की बात कर लें या उनके जूसेस हैं, डेली रोज़मर्रा की जो खाने की चीज़ें हैं, उन पर रहकर हम किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं? देखिए, मेलानिन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल हम नेचुरली नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है। एक
पिगमेंट है जिसने डेली बेसिस पे बनना है और हमारे स्किन को कलर देना है, ठीक है। हाँ, इसको डेडली हद तक कंट्रोल किया जा सकता है बाय सो मेनी अदर थिंग्स। जैसे कि हमने देखा कि माइकल जैक्सन ने अपने आप को बिल्कुल गोरा करा लिया था, तो कहा यह जाता है कि उन्होंने मेलानिन को बिल्कुल डेड करवा लिया था, ठीक है। तो वो वाले जो प्रोसीजर्स हैं वो यकीनी तौर पे डेंजरस हैं, ख़तरनाक हैं, उसके बहुत ज़्यादा आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन हम नेचुरली अपने आप को थोड़ा सा 1-2 टोन लाइटर कर सकते हैं। वो ऐसे फ्रूट्स, ऐसे वेजिटेबल्स हम ले सकते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हों, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स वो विटामिन्स कहलाते हैं जो हमारे बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकालते हैं, ठीक है, फ्री रेडिकल्स को निकालते हैं और हमारी जल्द के जो खुलियात हैं वो नए बनना शुरू होते हैं, खून अच्छा बनना शुरू होता है, जिगर अच्छा काम करता है, तो फिर हमारी जो रंगत है वो किसी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसमें अगर आप देखें तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं या सिट्रस फ्रूट से हट के हम देखें कि विटामिन सी अगर है, ठीक है, जो आम में भी बहुत ज़्यादा है, कीवी में भी बहुत ज़्यादा है, लेमन में भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तकरीबन विटामिन सी हमें तकरीबन हर फल में कुछ ना कुछ मिल जाता है, अमरूद में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वो वाले चीज़ें हैं जिसको आप इस्तेमाल करके कुछ अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अपनी डाइट में से थोड़ा सा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और शुगर है उसको माइनस कर दें, ठीक है। शुगर क्या करता है कि हमारा जो कोलेजन है, जो हमारी अच्छी चीज़ें हैं बॉडी में, उसके साथ बॉन्ड बनाता है, उसको टाइट करता है, उसको ब्रेक करता है, उसको बॉडी से निकाल देता है। तो वहाँ पे आके फिर आपकी स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने स्किन अच्छी रखनी है तो चीनी का जो रिफाइंड शुगर है इसका इस्तेमाल तो बिल्कुल आपको ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। तो रिफाइंड शुगर की जगह को मुतबादल भी आप बताएं, क्योंकि यहाँ तो लोगों का गुजारा नहीं है। मैं स्टेप बाय स्टेप खानों पर भी आऊँगा, जैसे आपने कहा कि हमें फ्रूट्स पे और वेजिटेबल्स पे रहना चाहिए, लेकिन यहाँ शुरुआत होती है निहारी से, पाए से। तो पहले तो अगर शुगर का जो अल्टरनेटिव है वो सबसे बेस्ट क्या है? शुगर का अल्टरनेटिव एज सच फ्रेंकली स्पीकिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। हाँ, स्टीविया हो सकता है अगर हम बिल्कुल नेचुरल साइड पे जाते हैं, ठीक है। स्टीविया एक प्लांट बेस्ड मिठास है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो अभी तक बहुत एक्सपेंसिव है, हर एक की पहुँच में नहीं है। दूसरी बात ये आ जाती है कि फिर हम कहते हैं कि अच्छा चलें आप गुड़ का इस्तेमाल कर लें या जो हमारी देसी शक्कर है उसका इस्तेमाल कर लें। एज सच कैलोरी वाइज दोनों एक जैसी हैं, रिफाइंड शुगर भी और गुड़ भी, लेकिन गुड़ में क्योंकि बहुत ज़्यादा रिफाइंड नहीं है तो उसमें हमें कुछ थोड़े से अच्छे अज्जा भी मिल जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंपैरेटिवली रिफाइंड शुगर से कुछ बेहतर है, ठीक है। तो अगर आपने आहिस्ता आहिस्ता स्विच ओवर करना है तो रिफाइंड शुगर को छोड़ के फिर आप गुड़ की या फिर शक्कर की तरफ आए, और फिर मॉडरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉडरेशन में फिर यकीनी तौर पर मतवाज़न ग़िज़ा की हमेशा बात की जाती है, और चीनी को अगर हम पूरे दिन की ज़रूरत देखें तो हमें 1 से 2 टेबल स्पून की ही ज़रूरत होती है पूरे दिन में, जो हम अपनी फ्रूट से भी ले सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमें यही शुगर चाहिए, ठीक है। हम फ्रूट्स जो खाते हैं उसमें भी तो शुगर है, वो भी हमारी बॉडी के लिए इनफ होती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ क्रेविंग्स ऐसी हैं जो कि फिर फ्रूट से नहीं जाती हैं, फिर आपको होता है कुछ चॉकलेट ही खाएं या फिर कोई ऐसी चीज़ खाएं, यानी कि आर्टिफिशियल सोर्स से जो मीठा में मिलता है ना, वो तसल्ली, वो एक कैसा निज़ाम मौजूद है? वो तसल्ली नहीं, वो हमारी एडिक्शन होती है, ठीक है, ठीक है। वो हमारा गुड हार्मोन बनाती है और हमारा मूड बेहतर हो जाता है, तो उससे कि हमने लिंक कर दिया हर खुशी के मौके पे मीठा होना चाहिए, जी बिल्कुल, ठीक है। तो वो लिंक इस तरह से हुआ कि जो शुगर है वो मुंह में रखते ही हमारे जो गुड हार्मोन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, तो हमारा मूड बेहतर हो जाता है। लेकिन ये क्रेविंग्स जितनी भी हैं इनको बहरहाल अगर आपने खूबसूरत रहना है और सेहतमंद रहना है तो इन क्रेविंग्स को तो कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, घर पर आसानी से फिर कौन से ऐसे जूसेस हैं जो हम खुद बना सकते हैं, जिनमें हम वेजिटेबल्स की भी बात कर लें या हम फ्रूट्स की बात कर लें, वो कौन कौन से हो सकते हैं? अच्छा, इसमें देखें इमली आलू बुखारे का शरबत बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इमली इटसेल्फ बहुत फ़ायदेमंद है। आलू बुखारा में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो अगर आप इसका शरबत डेली बेसिस पे पीते हैं कुछ अरसे तक तो फिर आपकी बॉडी अच्छी डिटॉक्स हो जाती है। ये में हम शरबतों की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें जो भी सीजनल फ्रूट है, जैसे फालसे को हम खाते कम है, फालसे का हम शरबत ज़्यादा पीते हैं, तो वो बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। इसी तरह से गन्ने का रस बहुत फ़ायदेमंद है, अगर साफ़ सुथरा और क्लीन बना हुआ हो, हाइजेनिकली बना हुआ हो। उसके अलावा नारियल पानी या कच्चा नारियल, ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ठीक है।
अच्छा, स्टमक के हवाले से ये कहा फिर जाता है कि स्टमक अगर आपका बेहतर है तो फिर आपके चेहरे पर वो जो एक रौनक है वो भी रहती है, और सबसे कम ख्याल हम खाने में रखते ही नहीं है। सबसे पहले हमारा मैदा ख़राब होता है और फिर दीगर ऑर्गन भी हम देखते हैं कि उसमें भी मसला शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है। देखिए, गट हेल्थ तो हमारी हर चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो हम यकीनी तौर पे उस डाइट की बात करते हैं जो हमारे गट को हेल्दी रखेगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखेगा। जब वो हेल्दी होगा तो यकीनन आपका फिर लिवर भी अच्छा काम कर रहा होगा, आपके जो खुराक आपने इस्तेमाल की उसके न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी का हिस्सा बन रहे होंगे, और जो एक्स्ट्रा फुजला है वो अच्छी तरह से खारिज हो रहा होगा। मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, तब भी आपकी स्किन के ऊपर ग्लो आएगा और फ्रेशनेस आएगी। ठीक है। और जूसेस जिस तरह से आप अभी बता रहे थे, कुछ मशरूबात का बता रहे थे, कुछ जूसेस का बता रहे थे, तो बेस्ट टाइमिंग क्या है जो कि सूटेबल भी हो, क्योंकि हम टाइम भी नहीं देखते हैं किसी चीज़ के खाने पीने का? अच्छा, इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि निहार मुँह पीना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि निहार मुँह नहीं पीना चाहिए, इसको नाश्ते के 2 घंटे के बाद पीना चाहिए या फिर दोपहर के टाइम पे पीना चाहिए, यानी कि खाने के 2 घंटे के बाद। स्नैक टाइम्स दोनों यानी कि जो आपके हैं। अच्छा, अगेन फिर एक और बात है कि जूसेस इतने रिकमेंडेड नहीं है जितने फ्रूट्स को होलसम खाना रिकमेंडेड है। ठीक है, जूसेस में तो आपके पास सिर्फ उसका लिक्विड आ रहा है ना, पानी आ रहा है, लेकिन जब तक आप फाइबर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो अभी आप गट की बात कर रहे थे कि स्टमक की बात कर रहे थे, तो जब तक आप फाइबर नहीं लेंगे तो उस वक्त तक उसका वो फ़ायदा नहीं होगा। तो बेहतर यह है कि फ्रूट का इस्तेमाल कीजिए, जो भी सीजनल फ्रूट है उसका इस्तेमाल करें तो इससे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा। ठीक है। अच्छा, शुगर के जो मरीज़ हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको बड़ा सिलेक्टिव फिर हो जाना पड़ता है कि कौन सा फल खाएँ, कौन सा नहीं खाएँ, या जिस तरह से मशरूबात भी हैं, कौन से पी सकते हैं, कौन से नहीं पी सकते वो? अच्छा, मशरूबात तो उनको नहीं पीने चाहिए, क्योंकि हर एक में कहीं ना कहीं हमारे पास यही चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अच्छा, चीनी 2 वजह से इस्तेमाल की जाती है। एक तो ये इट्स अ प्रिजर्वेटिव है, किसी भी चीज़ को ख़राब होने से रोकती है। ठीक है। दूसरा ये है कि ये जाहिर सी बात है मिठास जायका देने के लिए इस्तेमाल होती है। तो जो भी हमारे शरबत हैं वो तो शुगर पेशेंट्स के लिए बिल्कुल ना आए। बिल्कुल। उसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हैं, पैक जूसेस भी हैं, और सब चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, वो क्या खा सकते हैं? फ्रूट, वो कोई सा भी फ्रूट खा सकते हैं। ठीक है। एनी फ्रूट, जिनमें एक फ्रूट की सर्विंग वो बड़े आराम से ले सकते हैं, और एक फ्रूट की सर्विंग हम मानते हैं कि 100 ग्राम से 120 ग्राम्स तक होनी चाहिए। तो वो आम भी खा सकते हैं, वो केला भी खा सकते हैं, वो कोई भी फल खा सकते हैं। अगेन मॉडरेशन में, मॉडरेशन में 100 ग्राम 120 ग्राम तक वो खा सकते हैं, के साथ साथ वो अपनी बाकी डाइट को भी मैनेज करते रहें। ठीक है। अच्छा, हमारा जो आज बेसिक टॉपिक था वो ज़रा था कलर वाइज, कि कलर को हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। बहुत से लोगों की ख्वाहिश भी है कि चलें जी हम क्रीम्स पर नहीं जाते हैं, हमें कोई ऐसी चीज़ें बता दी जाएँ कि हम उसके थ्रू रंग को बेहतर कर लें। जैसे गाजर का जूस है, उसमें चुकंदर ऐड कर दी जाती है, उसमें एक माल्टा ऐड कर दिया जाता है ताकि वो सिट्रस वाला भी एक सारा पोर्शन कवर हो जाए, तो वो भी हमारे कलर को किसी ना किसी तरह से बेहतर करता है। ये जो ये ABC इसको कहा जाता है, ABC जूस है, एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट। ठीक है, तो ये बिल्कुल करता है। अच्छा, अगेन वही बात है, कॉम्प्लेक्शन को चेंज नहीं करेगा लेकिन बेहतर कर देगा, 1-2 टोन आपका लाइट हो जाएगा। ठीक है। और उसमें हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें, जैसे हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं, उनका इस्तेमाल करें, उनकी स्मूदीज भी पी सकते हैं, उनको एज ए सैलेड भी आप खा सकते हैं। ठीक है। और उसके साथ चुकंदर बहुत ही अच्छा है, चुकंदर के अलावा अनार बहुत अच्छा है। ठीक है। अनार का जूस नहीं आपने पीना, अनार को आपने खाना है। ठीक है। तो अनार में जो एक आपने सुना होगा वाइटनिंग के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं ग्लूटाथायोन के, तो अनार में ग्लूटाथायोन नेचुरली बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। ठीक है। तो जो लोग अनार का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो उनका स्किन टोन अच्छा रहता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने जूस नहीं पीना, उन्होंने अनार को खाना है। अनार को खाना है। लेकिन फिर कुछ लोगों की कंप्लेन ये है अनार ज़्यादा खाने से फिर उन्हें कॉन्स्टिपेशन के मसाइल शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर वही बात है कि ज़्यादा तो हमने खाना ही नहीं, हम तो मॉडरेशन की बात हमेशा करते हैं, आप खुद भी करते हैं, हम भी करते हैं, आप तो खुद हेल्थ के सेक्टर से रिलेटेड हैं, तो इसलिए मॉडरेशन की ही बात की जाती है। एक अनार सीजन में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी इज़ द की। ठीक है। आप ये नहीं हो सकता कि आज आपने 6 अनार खा लिए और अगले 6 महीने अगले 6 महीने आपने खाया ही। ठीक है, आपने एक अनार खाना है, रोज़ाना खाना है, तो वो आपको फ़ायदा देगा। आपने एक सेब खाना है, रोज़ाना खाना है, तो वो आपको फ़ायदा देगा। ठीक है। तो ये जो मुस्तकिल मिजाजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। अच्छा, कीवी के हवाले से थोड़ा सा स्पेसिफिकली बताइएगा। महंगा फ्रूट तो है, जैसे अनार भी अब बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, बट इन महंगे फ्रूट्स की कुछ फ़ायदे भी एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा फायदे हैं। कीवी में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं कि वो हमारे लिए बड़े बेहतर हैं? अच्छा, कीवी अगेन जाना जाता है विटामिन सी के। विटामिन सी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, विटामिन सी हमें सिर्फ कीवी या कीवी जैसे फैंसी फ्रूट से नहीं मिलता, हमें बहुत सस्ती चीज़ में मिल जाता है जिसको हम कहते हैं आंवला। ठीक है, आंवला जो आम तौर पे हमें ताज़ा भी मिल जाता है और ड्राई फॉर्म में तो हर वक्त अवेलेबल होता है। और उसमें विटामिन सी की इतनी मकदार है कि 3 कीवियों और 1 छोटा सा आंवला हो। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप आंवले को ताज़ा लेके उसको फ्रीज कर सकते हैं तो वो आप खा सकते हैं पूरा साल। ठीक है। अदरवाइज आप ये सूखा वाला आंवला ले लें जो काला हो चुका होता है, इसको पिसवा के रखें और इसकी आधी चमची आप रोज़ाना लेना शुरू कर दें एलोवेरा जूस के साथ। एलोवेरा जूस मिल जाता है मार्केट में, एलोवेरा जूस के साथ इसकी आधी चमची लेना शुरू करें तो ये बेहतरीन आपके लिए काम करेगा स्किन वाइटनिंग के लिए और स्किन ब्राइटनिंग के लिए। ठीक है। अच्छा, स्किन वाइटनिंग और ब्राइटनिंग के लिए आजकल जो मार्केट में प्रोसीजर्स हैं, मैं चाह रहा हूँ वो भी आप लोगों को थोड़ा सा आगाह कर दें कि कौन से प्रोसीजर्स उनके लिए बेहतर हैं, कौन से नहीं बेहतर हैं। इसमें बहुत सारे इस वक्त मार्केट में जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो कर रहे हैं, ख़ासतौर से आईवी ग्लूटाथायोन और विटामिन सी का कम्बिनेशन लगाया जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ग्लूटाथायोन मदर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स कहलाता है, जैसे मैं शुरू में बात की थी कि एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो जब आप ग्लूटाथायोन का एक हाई डोज लगाते हैं बॉडी में आईवी के ज़रिए, मतलब वो डायरेक्ट आपके खून में शामिल हो रहा है, तो वो एक तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के और डॉक्टर के सामने लगवाइए, डॉक्टर से लगवाइए, किसी भी सैलून से जाके मत ये काम करवाइए। दूसरी बात ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक के लिए इफेक्टिव हो। ठीक है। ये 15 से 20 हज़ार का एक इंजेक्शन या एक आईवी बनती है। ठीक है। लेकिन ये 8-10 के बाद आपको शायद थोड़ा सा फ़र्क देना शुरू कर दिए, तो समझें कि आपकी एक हैवी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका रंग सफ़ेद होगा या बेहतर होगा, बॉडी टाइप के साथ वो सूट करे ना करे, फ़ायदा हो या ना हो। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों के ऊपर वर्किंग करके फिर अपनी स्किन टोन के हिसाब से उसको एडजस्ट करवाना चाहिए कि ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है तो मैं इन्वेस्ट करूं, नहीं है फ़ायदेमंद तो इन्वेस्ट ना करूं। ठीक है। इसके अलावा फिर पीआरपी आ जाती है, माइक्रो नीडलिंग आ जाती है, विटामिन सी के सीरम्स आ जाते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है। और कुछ और जैसे अल्फा-आर्ब्यूटिन है, आप देख सकते हैं कि सीरम्स में विटामिन सी के साथ अल्फा-आर्ब्यूटिन हो, नियासिनामाइड हो, ये सारे के सारे सेफ FDA अप्रूव्ड स्किन ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हर्बलिस्ट डॉक्टर फैसल सैयद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। कुछ बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक्स के हवाले से। मुकाबले जारी हैं जहां पाकिस्तान के आखिरी एथलीट और मेडल जीतने की उम्मीद अरशद नदीम आज एक्शन में होंगे। मुंतजमीन ने जेवलिन थ्रो मुकाबलों के ग्रुप्स का ऐलान कर दिया है जिसमें अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा एक ही ग्रुप में शामिल हैं। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के मुकाबले आज दोपहर में होने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा एक साथ ग्रुप बी में शामिल हैं। आलमी नंबर 5 और आलमी नंबर 6 भी इस ग्रुप में शामिल हैं, जबकि इस सीरीज में 90 मीटर की थ्रो करने वाले जर्मनी के मैक्स ढेंटिंग भी ग्रुप बी का हिस्सा हैं। ग्रुप बी का एक्शन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:50 पर शुरू होने जा रहा है जिसमें अरशद नदीम 5वें नंबर पर थ्रो करने आएंगे। मेडल राउंड के लिए क्वालिफिकेशन मयार को पिछले इवेंट से भी बढ़ा दिया गया है और इस बार कम से कम 84 मीटर की थ्रो करने वाले प्लेयर की मेडल राउंड में रसाई यकीनी होगी। फाइनल राउंड में मजमूई 12 प्लेयर जगह बना पाएंगे। 84 मीटर की थ्रो की तादाद 12 से कम होने पर बेहतरीन थ्रो वाले प्लेयर्स क्वालिफाई करेंगे। जेवलिन थ्रो मुकाबलों में 32 प्लेयर्स 2 ग्रुप्स में एक्शन में होंगे। इससे कबल जिस पाकिस्तानी एथलीट का मुकाबला हुआ वो अपने पहले ही राउंड में बाहर हो गया। अनफॉर्चुनेटली 2 रोज कबल ही 25 मीटर रैपिड पिस्टल के मुकाबलों में शरीक गुलाम मुस्तफ़ा बशीर क्वालिफिकेशन राउंड में टॉप 6 में जगह नहीं बना सके। तो यूं पेरिस ओलंपिक्स के लिए जाने वाले पाकिस्तान के 7 में से 6 खिलाड़ी खाली हाथ वतन लौटेंगे। सबसे पहले तो ये अनफॉर्चुनेट बात है कि 25 करोड़ के मुल्क में से सिर्फ 7 लोग हैं जो इस वक्त हमें पेरिस ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हुकूमत को शायद इस तरफ भी देखने की ज़रूरत है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को इस तरफ भी देखने की ज़रूरत है। और अब इन 7 में से 6 लोग पाकिस्तान की जो मेडल के लिए जीतने के लिए गए थे वो खाली हाथ वतन लौटते हमें दिखाई देंगे और पाकिस्तान की मेडल के लिए जो तमाम तर उम्मीदें हैं वो अरशद नदीम से हैं जो आज जेवलिन थ्रो के इवेंट के इब्तदाई राउंड में और फाइनल में आने की सूरत में 8 अगस्त को हमें
एक्शन में दिखाई देंगे। तो बहुत हमारी बेस्ट विशेज़ हैं अरशद नदीम के लिए, और हमने हमेशा से देखा है कि मुकाबला अरशद नदीम का नीरज चोपड़ा के साथ ही होता है, और अब दुआएं यही की जा रही हैं कि अरशद नदीम जो हैं वो पाकिस्तान को गोल्ड मेडल, पहला जो गोल्ड मेडल है वो दिलाने में किस तरह से कामयाब हो जाएं। बेस्ट विशेज़ हैं अरशद नदीम के हवाले से। हम पहले भी मुतअद्दिद बार रिपोर्ट कर चुके हैं कि कितने मुश्किल हालात में वो ट्रेनिंग करते रहे हैं, और सहूलियात के फुकदान की वजह से भी उनकी जो ट्रेनिंग है वो बड़ी मुतासिर होती रही है। और जिस इवेंट में वो पाकिस्तान को हम देखते हैं कि रिप्रेजेंट करते दिखाई देते हैं, तो पाकिस्तानी हुकूमत को भी चाहिए कि वो सपोर्ट करते दिखाएं अरशद नदीम को भी, और ऐसे तमाम एथलीट्स को जो पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए दिन रात हमें मेहनत करते भी दिखाई देते हैं। इस हवाले से हम आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। अमरीकी एथलीट हैं जो कि तमाम तर कयास आराइयों को दफन करते हुए ओलंपिक की तारीख के सबसे सनसनीखेज मुकाबले के बाद 100 मीटर फाइनल की रेस जीतकर अमेरिका को 20 साल बाद इस शोबे में गोल्ड मेडल जितवा चुके हैं। खबर रसाई एजेंसी राइटर्स के मुताबिक 27 साल अमरीकी नोह लाइल्स ने 100 मीटर दौड़ का फासला 9.87 सेकंड्स में अबूर करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस मुकाबले में जमैका के क्रिश्चियन थॉमस ने भी चांदी, जबकि अमेरिका के फ्रेड कलर ने कांसी का तमगा जीता। इस कामयाबी के बाद नोह लाइल्स की रफ्तार के हवाले से की जाने वाली तमाम तर बातें और दावे दुरुस्त साबित हुए हैं। इस सनसनीखेज मुकाबले की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर रेस 99 मीटर्स की होती तो थॉमसन चौथी मरतबा 100 मीटर दौड़ में फतह का जश्न मना रहे होते, लेकिन बर्क रफ्तार लाइल्स ने अपनी फॉर्म को बरकरार रखते हुए माहिराना अंदाज में वक्त पर फिनिशिंग लाइन अबूर करके ओलंपिक मेडल अपने नाम कर लिया है, और जबरदस्त कामयाबी भी उनके नाम रही है। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।